और आपने एक पढ़ी थी एडिशनल डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन भी पढ़ा था। तो देखो उन्हीं के टाइम की एक सेक्शन है, आजकल वो हट चुकी है, हालांकि कुछ लिमिटेड राज्यों में आती है काम में, लेकिन उसको भी हम लोग नोट करेंगे। वो सेक्शन है 32A(D), इन्वेस्टमेंट अलाउंस। हेडिंग डालो इन्वेस्टमेंट अलाउंस। इन्वेस्टमेंट अलाउंस सेक्शन है 32A(D). ये सेक्शन पहले पूरे इंडिया पे लागू थी, अब उन 4 राज्यों पे लागू है जो आपने स्पेशल स्टेट सुने होंगे, जिनमें ये डेप्रिसिएशन वाली छूट भी थोड़ी ज्यादा मिलती थी ना, एडिशनल वाली। नॉर्मल राज्य में तो एडिशनल डेप्रिसिएशन आप कितना पढ़ते थे, 20%, और कुछ राज्यों में आपने पढ़ा था कि वो 35% हो जाता है। कौन से राज्य में था 35? हाँ, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार और वेस्ट बंगाल, 4 राज्यों में वो आपने पढ़ी थी कि डेप्रिसिएशन की छूट कुछ एक्स्ट्रा मिलती है। तो उन्हीं 4 राज्यों के लिए ये सेक्शन आएगी सिर्फ इन्वेस्टमेंट अलाउंस की। लेकिन इनको सेक्शन को क्योंकि 4 राज्यों में भी है तो भी इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है बाई चांस। तो आप लोगों को मैं इसके बारे में जो बात बताऊं वो आप लोग नोट करना, ध्यान रखना। एक मिनट देख रहा हूं मैं उसका समरी, क्योंकि कई बुक्स में वो है, कईयों में हटा दी उसको। कर चुकी भाई ये सेक्शन, तो कर चुकी। CA CS दोनों की बुक में से हटा दिया इन्होंने, तो रहने तो हेडिंग भी काट दो, आगे बढ़ेंगे अपन। क्योंकि कई बार क्या सेक्शन हटती है तो साल 6 महीने आती रहती है, लेकिन अब हटने के बाद इसको 12 महीने से ऊपर हो गया, तो ये सेक्शन रहने दो। आप नोट्स में आगे आप लोगों को हालांकि थोड़े एक्सरसाइज में भी अपने बीच में बाकी है, लेकिन एक्सरसाइज हमने स्टार्टिंग की एक बार ले ली, 20-30-50 सवाल कर लिए होंगे, तो अब उसके आगे कंटिन्यूटी में नेक्स्ट क्लास में आ जाएगा। पहले थोड़ा स्टार्ट में टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग।
आपको 33 एबी और एबीए बता दी होगी लास्ट क्लास में। 33 एबी आपकी आई थी टी कॉफी रबर बोर्ड, याद आ रहा है? टी कॉफी रबर बोर्ड की आपको बताई थी कि उसके लिए पहले आपको मैंने टी कॉफी रबर इन तीनों का एक इंटीग्रेशन करना सिखाया था, पार्शियल डिसइंटीग्रेशन। इनकी कुछ इनकम तो एग्रीकल्चर की मानी जाती है और कुछ बिजनेस की भी मानी जाती है। याद आ रहा है? पूछ लो किसी को भी। जैसे रबर के अंदर रेशियो क्या होता था, बिजनेस का कितना और एग्रीकल्चर का कितना? रबर में 35-65, याद कौन करेगा ये? 35% आपको मैंने कहा था, 35% तो मानी जाएगी बिजनेस और 65% एग्रीकल्चर। फिर आया था दूसरे नंबर पे टी को अगर कॉफी का आया था, कॉफी को अगर हम ग्राउंडेड, रोस्टेड और उसको प्योर, ग्राउंड सब कुछ अगर करेंगे, मैन्युफैक्चर करना जिसको बोलते हैं, तो 40-60 का रेशियो रहता है। 40% आपको बताया था बिजनेस इनकम और 60% एग्रीकल्चर। और अगर वो कॉफी के अंदर केवल अगला ग्राउंड और क्योर दो ही काम अगर कर रहा है तो 25-75 का रेशियो रहता है। 25% एग्रीकल्चर इनकम और 75% बिजनेस इनकम। और टी में आपको क्या बताया था? 40-60 का रेशियो रहता है। अब इसका मतलब हो गया कि बिजनेस की इनकम 40% ही होगी, बाकी किसकी होगी? एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर इनकम आपको बता रखा है इंडिया में क्या होती है? टैक्स फ्री होती है, बता रखा है। तो अब फिर आपको बिजनेस इनकम जो निकालनी है, उस बिजनेस इनकम पे भी क्या होता है? छूट लेने का एक नियम आपको बताया था कि आप टी कॉफी रबर की अगर खेती करते हो, इनको उगाते हो, बेचते हो, तो आप एक अलग से नाबार्ड में बैंक अकाउंट खुलवा लो और उसमें पैसे जमा करवाओ। पैसे जमा कराओगे तो आपको बिजनेस हेड में छूट मिल सकती है। कितनी छूट मिल सकती है वो आपको बताया था। जितना आप जमा कराओगे रकम, वो या प्रॉफिट का कितना? 40%, जो दोनों में से कम होगा। हालांकि आपको जमा कब तक कराना होगा? आपको मैंने कहा था जमा कराने का पीरियड है कब तक? जो साल खत्म हो जाता है उसके बाद भी अगले 6 महीने तक, या फिर इनकम टैक्स का रिटर्न भरने की जो ड्यू डेट होती है, जो दोनों में से अर्लियर हो, जो दोनों में से पहले। सेकंड थिंग, आपको साइट रिस्टोरेशन फंड भी बताया होगा। सेक्शन कौन सी थी उसकी? 33 एबीए। साइट रिस्टोरेशन फंड की सेक्शन उन कंपनियों के लिए, उन एसएससी के लिए जो या तो एक्सट्रैक्शन करते हैं या प्रोस्पेक्ट करते हैं, खोजते हैं या निकालते हैं पेट्रोल या नेचुरल गैस को। और इनको छूट मिलेगी अगर इन्होंने एसबीआई में अकाउंट खुलवाया और वो अकाउंट में पैसे जमा करा दिए लास्ट ईयर की 31 मार्च तक ही। उसमें बाद में पीरियड नहीं था, 31 मार्च तक ही जमा कराना होता था। और वो पैसा जमा कराने पर इनको छूट जो मिलती थी वो 20% जो प्रॉफिट हुआ था उसका, या फिर जमा कराई की राशि, जो दोनों में से कम होता था। दोनों में सीए का ऑडिट सर्टिफिकेट लेना होता था साथ में। साथ ही साथ आपको मैंने कहा था कि आपको 8 साल तक वो फंड में पैसा रखना जरूरी है, या उसी पर्पज के लिए काम में ले सकते हो। आप अगर उसको और कोई पर्पज के लिए काम में ले लोगे या बिजनेस बंद कर दोगे, पैसा निकाल लोगे, तो आपका मिला हुआ छूट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो ये सारी बातें आप लोगों ने पढ़ी थी। आज इसके आगे हम सेक्शन 35 शुरू कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। फिर 35, 34 सेक्शन नहीं है, ध्यान रखना। 32 के बाद आपने 33 की एबीए पढ़ी थी, और इसके बाद में सेक्शन कौन सी आ रही है? सीधी आप देखिए 35, मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन है ये 35 सेक्शन। साइंटिफिक रिसर्च की सेक्शन आ रही है, वैज्ञानिक अनुसंधान, साइंटिफिक रिसर्च। सेक्शन 35, इसमें ध्यान ये भी रखा करो, आप में से कुछ बच्चे पढ़ने लायक हो, कुछ बच्चे तो मस्ती करते हो, तो सेक्शन वाइज याद रखा करो। ये इनकम टैक्स में आप लोग ध्यान बना लो पूरा शुरू से कि जो भी चीज की सर ने सेक्शन लिख रखी है ना बॉक्स में, ब्रैकेट में, उसमें आपको क्या करना है? सेक्शन लिखनी ही है, याद रखनी है। कई बार सवाल में सिर्फ सेक्शन नंबर ही दे देता है अगला, और सेक्शन नंबर से आपको सवाल ध्यान रखना होता है। तो फिर आपको सेक्शन नंबर अगर उसके याद नहीं है, आपको पूछते हैं कि सेक्शन 35 में कितनी छूट मिलेगी, अब ये नहीं बोलेगा साइंटिफिक रिसर्च, तो कैसे पहचान करोगे भाई? वो याद रहना चाहिए ना हेडिंग ये किस चीज का है। इनकम टैक्स में इस हेड में तो बहुत ज्यादा इसकी प्रॉब्लम रहती है, बिजनेस हेड में तो कि सेक्शन वाइज चलेगा पूरा चैप्टर।
देखो साइंटिफिक रिसर्च होता क्या है और किस तरीके से किया जाता है वो आप ध्यान देना। कई कंपनियां, कई बड़े बिजनेस होते हैं, उस पर आजकल रिसर्च पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। साइंटिफिक रिसर्च ही नहीं बल्कि आजकल स्टैटिस्टिकल रिसर्च, सोशल साइंस रिसर्च, बहुत सारे रिसर्च किए जाते हैं। रिसर्च का मतलब कोई चीज के बारे में जानकारी जुटाना, लेबोरेटरी बना के उसमें अपने साइंटिस्ट लोगों को और को बैठाना, नए प्रोडक्ट बनाना। रिसर्च हर चीज में चलता है। डिटर्जेंट पाउडर बनाने वाली कंपनी भी रिसर्च करती रहती है, अगरबत्ती बनाने वाली कंपनी भी करती रहती है, मोबाइल बनाने वाली भी, कार बनाने वाली कंपनी भी, वैक्सीन, दवाइयां, इन सबको बनाने वाली कंपनियां क्या करती रहती है? रिसर्च। क्यों करती है ये रिसर्च? ताकि इनको नए प्रोडक्ट की जानकारी हो सके, अपने प्रोडक्ट में कुछ इंप्रूव कर सके। आप देखते हो एप्पल आईफोन हर बार नया वर्जन आता है, कंपनियां मोबाइल निकालती है, हर बार सीजन पे कुछ ना कुछ उसमें नया बताती है ना कि इस बार हमारा ये नया मॉडल लॉन्च हुआ है। तो क्या नया मॉडल की उनको पता कैसे चलेगा? वो रिसर्च करेगी तभी तो कोई नई चीज उसमें जोड़ पाएगी ना। उनके पास सॉफ्टवेयर इंजीनियर वगैरह कुछ बैठे रहते होंगे सारे दिन, जो उसके अंदर कुछ ना कुछ नया, अभी अपने को मॉडल लॉन्च करते हैं उसके पहले वो नए के अगले की तैयारी चालू कर देते हैं। होता ही है ये। हर चीज में टाइम लगता है, अपने को दिखने में लगता है कि वो आसान है। जैसे सरकार बजट बनाती है, अपने को फरवरी में एक दिन में बजट प्रेजेंट हो जाता है, लेकिन जिस समय बजट प्रेजेंट होता है अधिकारी लोग उसी समय अगले बजट की तैयारी करने लग जाते हैं। तो वही बात इसके अंदर है कि हमें साइंटिफिक रिसर्च पे बहुत पैसा आजकल कंपनियों को खर्च करना पड़ता है, और जो कंपनी अच्छा रिसर्च करती है उसका प्रोडक्ट भी अच्छा होगा, ग्राहक भी ज्यादा मिलेंगे उसको। तो साइंटिफिक रिसर्च सरकार खुद चाहती है प्रमोशन करना इसको, क्योंकि रिसर्च पे ज्यादा पैसा खर्च करेगी कंपनियां तो इंडिया की कंपनियां टेक्निक में दूसरों से आगे रहेगी, और वर्ल्ड में कंपटीशन में भी हम दूसरों से आगे रहेंगे। बात की है तो सरकार खुद किसको बढ़ावा देना चाहती है? रिसर्च को बढ़ावा देना चाहती है। तो उसके लिए साइंटिफिक रिसर्च करने के लिए कंपनियां दो तरीके काम में लेती है, ध्यान दीजिए। एक तो साइंटिफिक रिसर्च करती है इन हाउस। इन हाउस का मीन हो गया सेल्फ, खुद रिसर्च करे। कि साइंटिफिक रिसर्च के लिए कंपनी ने खुद की लेबोरेटरी बना ली, खुद के साइंटिस्ट वगैरह भर्ती किए, इंजीनियर साइंटिस्ट जो भी किए, अलग अलग फील्ड के लिए अलग अलग काम होता है, और खुद रिसर्च पे पैसा खर्च कर रही है, साइंटिस्ट को लेबोरेटरी को तैयार कर रही है, उसमें जो भी माल चाहिए उनको, जो भी मजदूरी, वेतन, जो भी सुविधाएं, वो सारा खुद तैयार कर रही है, उनको दे रही है। इन हाउस रिसर्च करना बोलते हैं उसको। और दूसरा रिसर्च क्या होता है? आउटसोर्स। आउटसोर्स किसको बोला जाता है? जिसमें रिसर्च कंपनी खुद नहीं करे बल्कि किसका सहारा ले ले? कोई बाहर की एजेंसी का। बाहर की एजेंसी का मीन कि बाहर कोई, जैसे मान लो वैज्ञानिक लेबोरेटरी कोई बनी हुई है, कोई अपने नेशनल लेबोरेटरी सरकार की बनी हुई है, आईआईटी इंस्टीट्यूट के आपने नाम सुने हो तो जहां टॉप इंजीनियर तैयार होते हैं, आईआईटी, या कोई यूनिवर्सिटी, कोई बड़ी कॉलेज, या और कोई रिसर्च इंस्टीट्यूशन हो, तो उन रिसर्च इंस्टीट्यूशन के अंदर अपने सरकार बनाती है या प्राइवेट कोई बने हुए हो, उनमें हम लोग क्या करें? पेमेंट करें, डोनेशन देवें, कॉन्ट्रीब्यूशन देवें, और हम कहें कि साहब देखो हमारा इस चीज का रिसर्च आप कर दो। हम कोई पर्पज के लिए दे सकते हैं डोनेशन, या उनको जनरल पर्पज के लिए दे दें कि भैया हम तो पैसे दे रहे हैं, आपकी मर्जी हो वो रिसर्च करो। मीन उनके ऊपर छोड़ देवें, वो लोग कोई देश के भले के लिए कुछ भी रिसर्च करो अपने पाओ। तो वो रिसर्च आउटसोर्स है। वो कौन सा कहलाएगा? आउटसोर्स रिसर्च। और ये अपन खुद कर रहे हैं तो वो कौन सा हो गया? वो इन हाउस। आउटसोर्स और इन हाउस दोनों प्रकार के रिसर्च। तो इन दोनों रिसर्च में सरकार क्या देती है हमें? कुछ स्पेशल, आपको रिसर्च करने के लिए जो पैसा खर्च करोगे उसकी कुछ स्पेशल छूट देती है। कैसे? वो पहले आपको इन हाउस रिसर्च के बारे में मैं बता रहा हूं, ध्यान दीजिए, सुनिए। सेक्शन 35 एक्सपेंडिचर, पहला इन हाउस का चालू हो रहा है, ध्यान दो क्या लिखा हुआ है? ऑल रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, सारे के सारे रेवेन्यू या कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्सेप्ट लैंड, रेवेन्यू नेचर का खर्चा, या फिर क्या लिखा हुआ है? कैपिटल नेचर का कोई भी खर्चा। ऑल रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्सेप्ट लैंड, लैंड को छोड़ के, इनकर्ड इन प्रीवियस ईयर, जो पिछले साल किया गया हो, फॉर साइंटिफिक रिसर्च, किसके लिए किया गया है? साइंटिफिक रिसर्च के लिए, रिलेटिंग टू बिजनेस, बिजनेस से जुड़ा हुआ साइंटिफिक रिसर्च है उसके लिए कोई खर्चा किया हो। दोबारा पढ़ो एक एक वर्ड को, क्या बोल रहा है इसके अंदर? ये ऑल रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, सारे रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू होते हैं जैसे आपने वेजेज चुकाई, मटेरियल खरीदा, सैलरी चुकाई, कोई भी और कोई माल खरीदने का और का खर्चा लेबोरेटरी के लिए, तो वो रेवेन्यू।
ऑल रेवेन्यू, पहला पॉइंट जो आपको बता रहा हूं वो ध्यान दीजिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कोई भी प्रकार का हो रेवेन्यू एक्सपेंसेज। और दूसरा कौन सा, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं, जैसे लेबोरेटरी के लिए कोई मशीन खरीदी, लेबोरेटरी की बिल्डिंग बनाई, लेबोरेटरी के लिए हमने कोई इक्विपमेंट खरीदा, उसके लिए कोई फर्नीचर खरीदा, वो सब कैपिटल हो गए। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा क्या, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल में क्या बोला, एक्सेप्ट लैंड, जमीन की छूट नहीं मिलेगी सेक्टर, जमीन की, क्योंकि जमीन कंज्यूम नहीं होती, आप रिसर्च करने के बाद भी जमीन तो बेचती है, बिल्डिंग तो हो सकता है आपको तोड़नी पड़े, लेकिन जमीन की वैल्यू घटती नहीं है। तो रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों की इनकर्ड, जो भी आपने इन दोनों पे खर्चा किया है इन द प्रीवियस ईयर, दोनों पे खर्चा आपने कब किया हो, प्रीवियस ईयर में। प्रीवियस ईयर कौन सा अपना, 2021। इस दौरान आपने जो भी प्रीवियस ईयर में खर्चा किया है रेवेन्यू या कैपिटल नेचर का ऑन प्रीवियस ईयर फॉर साइंटिफिक रिसर्च, इसके लिए खर्चा हुआ है ये। इसमें खास बात क्या है, एक तो ये खर्चे के नाम आ गए, ए रेवेन्यू नेचर का, बी कैपिटल नेचर का, और सी इसके लिए खर्चा हुआ है वो साइंटिफिक रिसर्च, रिसर्च के लिए आपने कोई खर्चा किया है। चौथी बात, रिलेटेड टू बिजनेस, किससे जुड़ा हुआ होना चाहिए, बिजनेस से, आपके बिजनेस से। आपका बिजनेस है मान लो सीमेंट का, तो रिसर्च भी सीमेंट का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये तो है बिजनेस तो आपका सीमेंट का और रिसर्च करा रहे हो आप कोरोना की वैक्सीन का, तो छूट नहीं मिलेगी। इसमें कंडीशन है ना, रिलेटिंग टू बिजनेस, साइंटिफिक रिसर्च रिलेटिंग टू बिजनेस, बिजनेस से जुड़ा हुआ अगर रिसर्च किया हो। क्या कंडीशन हो गई, रेवेन्यू नेचर का कोई खर्चा किया है, कैपिटल नेचर का खर्चा किया है एक्सेप्ट लैंड, जमीन को छोड़ के, साइंटिफिक रिसर्च कोई भी खर्चा किया है साइंटिफिक रिसर्च का रिलेटिंग टू बिजनेस, और कब किया है, इन प्रीवियस ईयर 2021, तो उसकी छूट कितनी मिल जाएगी, 100% छूट मिल जाएगी। मतलब पूरा आप घटा सकते हो खर्चों में, पीएनएल में पूरा खर्चा लिख सकते हो। ये बात इनकम टैक्स कह रहा है मैं, क्या आप पूरा खर्चा लिख दो। आपको कि सर इसमें नई बात क्या है, हम वैसे भी पूरा ही खर्चा लिखते, अरे नहीं लिख सकते आप पूरा खर्चा। कौन सा नहीं लिख सकते इसमें से बताओ, कौन सा खर्चा आप नहीं लिख सकते हो। कैपिटल नेचर का खर्चा कभी भी पीएनएल में नहीं आता। बिल्डिंग खरीदी पीएनएल में आता है या बैलेंस शीट में आता है, बैलेंस शीट में आता है, पीएनएल में तो थोड़ा थोड़ा डिप्रिसिएशन आता है। फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीन, इनको पूरा थोड़ी लिखते हैं पीएनएल में, लेकिन यहाँ पे लिख सकते हो। मतलब बिल्डिंग खरीदी रिसर्च के लिए 50 लाख की, वो 50 लाख पूरे किस में चले जाएंगे, 100% पीएनएल में, या पूरा का पूरा खर्चा अलाउड है, 100% अलाउड, पूरा खर्चा आपका अलाउड है। तो ये एक बड़ी बात नहीं है क्या कि बिल्डिंग खरीदी, मशीन खरीदी, फर्नीचर खरीदा, पूरा ही कहां लिख दो, 100% पीएनएल में। इसका मतलब इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहा है कि पूरा उस पर 100% ही डेप्रिसिएशन लग गया। इसका मतलब यही हो गया ना कि आपकी 50 लाख की बिल्डिंग है और पूरे 50 लाख पीएनएल में चले गए, तो उसके डब्ल्यूटीवी क्या बची होगी, फिर जीरो। 100% डेप्रिसिएशन वाली एसेट्स बोलते हैं इनको, इन पे आपने कल परसों पढ़ा था, एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता। एक आया था ना एडिशनल डेप्रिसिएशन, वहां पे आया था कि एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा जिस असेट्स को एक साथ पूरा ही पीएनएल में लिख दिया हो, तो इसको लिख दिया। देखो लैंड को नहीं, लैंड को छोड़ देना। ये चीजें सवाल आते हैं, प्रैक्टिकल आप पेपर देखोगे ना तो पेपरों के अंदर आपको लगेगा कि सर ऐसा का ऐसा सवाल आ गया, क्योंकि हम लोगों को यही तो एक्सपीरियंस है कि हमें पता रहता है कि प्रैक्टिकल कैसे कैसे क्या क्या चीज को जोड़ के बनाएगा। नए और पुराने टीचर का यही फर्क है। अब हमें पता रहता है वहां क्या करेगा, 3-4 खर्चों के 5 खर्चों के नाम दे देगा, मटेरियल खरीदा, सैलरी चुकाई, लैंड खरीदी, बिल्डिंग खरीदी, फर्नीचर खरीदा, और पूछेगा कि बताइए कितना खर्चा इसमें से अलाउड हो जाएगा। मटेरियल का भी अलाउड, सैलरी का भी अलाउड, फर्नीचर का भी अलाउड, बिल्डिंग का भी अलाउड, कौन सा नहीं, लैंड का छोड़ देना, बाकी सारे खर्चे टोटल पूरे के पूरे अलाउड हो। ध्यान रहेगी ये बात, बोलो कोई डाउट हो तो इसमें। हाँ बैठ के बता दो। हाँ सेकेंड वाले के अंदर जो है ना, जैसे कि आईआईटी वाले है उन्हें तो पेपर होता है आईआईटी वाला के, तो इसके अंदर कैसे लेंगे, मतलब हमारे पास स्पेसिफिक टॉप आईआईटी है, तो इसके लिए भी क्या अलग से पेपर होता है वो? इनके लिए वो नहीं होता। जैसे ये लोग क्या करते हैं, अपने आईआईटी लोग भी क्या करते हैं, अपने रिसर्च के लिए फंड लेते रहते हैं डोनेट बड़ी कंपनियों से, और वो डोनेशन लेते रहते हैं, तो ये कंपनियां क्या करती है, कई बार तो रिसर्च खुद कर लेती है, और कई बार रिसर्च के लिए कह देती है कि कोई आईआईटी कहती है कि हम इस पे रिसर्च करेंगे, हमारे को पैसा कोई देना चाहता है तो दे दो, तो कंपनियां क्या कर देती है, आईआईटी को सीधा पैसा दे देती है कि आप रिसर्च कर दो हमारा, वो हाँ पैसे देकर के रिसर्च। हाँ यहाँ पे तो हम खुद कर रहे हैं,
और इधर आएंगे ना अभी तो पैसे देके करवाएंगे रिसर्च। बोलो इसमें कोई डाउट है क्या फर्स्ट पॉइंट में? देख लेना अच्छे से, घंटे भर तक बताऊंगा रिसर्च का, ध्यान से समझना इन टॉपिक को। आप जब 10 दिन बाद में भी पूछता हूँ ना, 10 दिन का एक्सरसाइज में पूछ जाता हूँ, कभी कभी साथ में करवा देता हूँ एक्सरसाइज, तब तो दिक्कत यही रहती है, इसलिए तो गुरु में कराता हूँ। तो बोलता हूँ सेक्शन 35, सेक्शन 35, फिर वो फाड़ते हो, क्या मालूम सेक्शन कब बताई थी सर ने, या बताई नहीं इस जन्म में। 35 में अब दूसरा पॉइंट क्या आ रहा है देखो, इन हाउस रिसर्च के ये 2 पॉइंट, फॉलोइंग एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन साइंटिफिक रिसर्च रिलेटिंग टू बिजनेस। अब की बार भी क्या रहा है कि कुछ खर्चे जो साइंटिफिक रिसर्च पे अगर हमने किए रिलेटिंग टू बिजनेस, बिजनेस से जुड़ा हुआ साइंटिफिक रिसर्च किया हो इन लास्ट 3 ईयर, कब किया हो, पिछले 3 साल में। देखो ध्यान से वापस, फॉलोइंग एक्सपेंसेस इनकर्ड, नीचे बताए गए खर्चे जो किस पे किए, साइंटिफिक रिसर्च पे, रिलेटिंग टू बिजनेस, बिजनेस से जुड़ा हुआ साइंटिफिक रिसर्च इन लास्ट 3 ईयर, पिछले 3 साल में अगर कियो, देन प्रीवियस ईयर टू प्रीवियस ईयर, अपना प्रीवियस ईयर तो ये, इससे पहले वाले 3 साल में अगर कोई खर्चा किया हो, मान लीजिए बिजनेस हमने पिछले साल ही शुरू किया है, ये तभी लगेगा दूसरा पॉइंट, अगर बिजनेस पिछले साल ही शुरू हुआ हो, आप ब्रैकेट में लिख लो चाहे आगे थोड़ा सा, 3 years टू प्रीवियस ईयर लिखा हुआ ना, उसके आगे ब्रैकेट में लिख लो, इफ बिजनेस स्टार्टेड इन प्रीवियस ईयर, इफ बिजनेस स्टार्टेड इन प्रीवियस ईयर, इफ बिजनेस स्टार्टेड इन प्रीवियस ईयर। ये दूसरा पॉइंट कब लगेगा फिर, इसका मतलब अगर बिजनेस कब शुरू किया हो आपने, प्रीवियस ईयर में, और रिसर्च आप पहले से कर रहे हो, बहुत सारे आज पहले से बिजनेस है जिनमें रिसर्च लोग पहले से चालू कर देते हैं। तो जैसे मेरे को कोई सीमेंट की फैक्ट्री लगानी है, रिसर्च में पहले से ही करने लग गया, फैक्ट्री मैंने इस साल लगाई, रिसर्च 2, 4, 5 साल पहले से ही कर रहा हूँ उस चीज का, तो रिसर्च का खर्चा भी पहले से लग रहा होगा। तो ये कह रहा है पिछले 3 साल का खर्चा, आप इससे पहले वाले 3 साल का, वो कौन कौन सा खर्चा, नीचे बताया हुआ नाम देख लो, फॉलोइंग एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन साइंटिफिक रिसर्च रिलेटिंग टू बिजनेस इन लास्ट 3 ईयर, पिछले 3 साल में अगर खर्चा हुआ हो, टू प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर से पहले वाले 3 साल, कौन कौन सा खर्चा, पहला परचेज ऑफ मटेरियल फॉर साइंटिफिक रिसर्च, ये वैसे रेवेन्यू नेचर का खर्चा हो गया, मटेरियल खरीदा है। दूसरा पेमेंट ऑफ वेजेज एंड सैलरी, आपने अगर कोई सैलरी चुकाई हो, रिक्विजिस्ट को छोड़ देना, सुविधाएं कोई दी है वो छोड़ देना, सुविधाएं कोई मकान की सुविधा, कोई घर की सुविधा, कोई कार की सुविधा, उनको छोड़ दो, केवल सैलरी कितनी चुकाई, नकद, किसको, एम्प्लॉई इंगेज इन साइंटिफिक रिसर्च, रिसर्च में लगे हुए लोगों को सैलरी कितनी चुकाई, सैलरी एंड वेजेज, 2 खर्चे तो रेवेन्यू नेचर के। और तीसरा क्या बोला है, कैपिटल एक्सपेंडिचर सारे, कोई सा भी हो पिछले 3 साल का, एक्सेप्ट लैंड, लैंड को छोड़ के आपने कोई भी कैपिटल नेचर का खर्चा किया पिछले 3 साल का, वो सारा आप सब लिखोगे, पिछले 3 साल का सारा खर्चा, 3 से ज्यादा का भी हो सकता है, पुराना चल रहा था रिसर्च, लेकिन केवल पिछले 3 साल का रिसर्च का खर्चा, अब इस साल बिजनेस शुरू हो गया तो इस साल के P&L में लिख सकते हो, मतलब पहले तो कभी P&L बना नहीं होगा क्योंकि पहले बिजनेस नहीं था, इस साल नया है, तो पिछले 3 सालों का कौन कौन सा खर्चा, रेवेन्यू नेचर के इसमें तो आते थे, पिछले साल के तो सारे ही आ गए थे, रेवेन्यू कैपिटल भी सारे आ गए थे, सिवाय कौन सा छोड़ के, लैंड। अब इसमें क्या रहा है, रेवेन्यू नेचर का एक खर्चा तो क्या बोला है, मटेरियल फॉर साइंटिफिक रिसर्च, एक तो मटेरियल का खर्चा जो किस पे लगा है, साइंटिफिक रिसर्च पे, मटेरियल काम आता है, ये कच्चे माल से ही वो रिसर्च करेंगे। और दूसरा वेजेज या सैलरी, सैलरी पेड टू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को जो सैलरी चुका रहे हैं, जो साइंटिफिक रिसर्च में लगे हुए, एक्सेप्ट किसको छोड़ के, रिक्विजिस्ट, जो मजदूरों को कोई या साइंटिस्ट लोगों को कोई सुविधाएं दे रखी है उनको छोड़ के, ये 2 ही खर्चे, रेवेन्यू नेचर के और भी बहुत सारे खर्चे हो सकते हैं, बिल्डिंग का किराया, भाड़ा, इंश्योरेंस, बिजली का बिल वगैरह सब, तो पिछले साल के तो सारे ही अलाउड थे, है ना, लेकिन ये पिछले से भी पहले वाले 3 साल के ले रहे हैं, तो पिछले 3 साल को मैं क्या क्या बोल रहा है, मटेरियल एक तो साइंटिफिक रिसर्च के लिए जो काम आया है, एक सैलरी जो उन एम्प्लॉय को चुकाई है जो किसके अंदर काम कर रहे हैं, साइंटिफिक रिसर्च में, और तीसरा कैपिटल नेचर का खर्चा, कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्सेप्ट लैंड। ये जो खर्चे हैं इनको लेकर के क्या करा है, अगर वो किससे जुड़े हुए हैं,
ए बी सी और डी जुड़े हुए किससे? अगर ये खर्चे रिलेटिंग टू साइंटिफिक रिसर्च, ऑन साइंटिफिक रिसर्च कर देते हैं, ऑन साइंटिफिक रिसर्च, अगर ये खर्चा किससे जुड़ा हुआ है? साइंटिफिक रिसर्च से जुड़ा हुआ है। रिलेटिंग टू बिजनेस, और वो भी किससे जुड़ा हुआ होना चाहिए? रिसर्च रिलेटेड टू बिजनेस, बिजनेस से जुड़ा हुआ हो। और कब किया हो ये खर्चा? एफ इन लास्ट 3 ईयर, कब किया हो अगर ये खर्चा? पिछले 3 सालों में। कौन से हो गए? जैसे 17, 18, 18, 19 और 19, 20, पिछले 3 सालों में। पिछले 3 सालों में अगर खर्चा किया है तो इसकी भी एक साथ छूट मिल जाएगी। कौन से प्रीवियस ईयर में मिल जाएगी? 20-21 में एक साथ छूट ले सकते हो। और कितनी परसेंट? पूरी 100% छूट मिल जाएगी। क्या आप कहते हो कि सर मैंने रिसर्च 2015 में ही चालू कर दिया था, आप कहते हो मेरे बिजनेस का, तो सरकार क्या कहती है कि भाई 20-21 का जो प्रीवियस ईयर है उससे पहले के 3 साल का रिसर्च का खर्चा आप बता दो। तो 2021 के पहले 3 साल कौन कौन से हो गए? 19-20, 18-19 और 17-18। इन 3 साल में हो सकता है इससे पहले भी किया होगा आपने खर्चा, लेकिन वो इग्नोर कर दो। बस इन 3 साल का जो खर्चा है वो आपको क्या करना है? वो पीएनएल में इस साल लिखना है 20-21 में। क्यों? क्योंकि पहले तो पीएनएल बना नहीं होगा, वो इस साल एक साथ लिख सकते हो। सरकार इसलिए कर रही है ताकि लोग रिसर्च ज्यादा से ज्यादा करें, लोगों को रिसर्च के लिए मोटिवेशन मिले कि भी हाँ पहले से रिसर्च करोगे तो भी लॉस नहीं है, आप रिसर्च करोगे वो खर्चा आप एक साथ पीएनएल में लिख सकेंगे। कौन कौन सा खर्चा? मटेरियल और सैलरी, ये 2 तो हो गए रेवेन्यू। रेवेन्यू में सारे नहीं है, खाली 2 ही है पिछले 3 सालों के। और कैपिटल एक्सपेंडिचर में सारे सिवाय कौन से? लैंड को छोड़। तो आप ये याद रख लोगे क्या? जैसे आपको बोले 15-16 में सर इतना खर्चा हुआ, 16-17 में इतना, तो वो तो छोड़ना 15-16 और 16-17, क्योंकि वो तो 3 साल से भी पहले का हो गया। 17-18, 18-19 और 19-20, ये 3 साल का ले सकते हो। कौन सा? वो भी 3 खर्चे, मटेरियल, सैलरी और कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब प्लांट, बिल्डिंग, मशीन, ये पिछले 3 साल में खरीदे हो या बनवाए हो, लेकिन लैंड का मत लेना। और इन खर्चों को जोड़ के एक साथ पिछले साल 20-21 में छूट दे देना। सर हाँ सर, वो एक्सेप्ट क्या है? एक्सेप्ट पर कुछ तो लिखा हुआ है? प्रिविलेजेस, ये तुमने सैलरी हेड पढ़ा नहीं था। सैलरी हेड में आता है जैसे हम एम्प्लॉय को कई बार सैलरी तो देते ही हैं, सैलरी के साथ कुछ फैसिलिटीज भी देते हैं, जैसे उसको रहने के लिए घर दे दिया, या आपने उसको मोटर कार की फैसिलिटी दे दी, होटल की फैसिलिटी दे दी, और कोई मेडिकल फैसिलिटी दे दी। तो वो फैसिलिटी की वैल्यू नहीं लेनी, खाली जितने की सैलरी चुकाई है ना वो ही लेनी, ओनली सैलरी। इन दोनों में आपने एक चीज, 2 चीज कॉमन भी देखी होगी। कॉमन चीज जैसे एक तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, और एक बिजनेस से वो क्या होना चाहिए? रिलेटेड होना। 2 चीज कॉमन भी है इसमें बात। हाँ, रिसर्च तो होना चाहिए, टॉपिक की रिसर्च चाहिए। और कोई बात? कुछ पूछना है क्या? कोई भी चीज बताओ। प्रगति। सर हाँ सर, ये प्रीवियस ईयर को छोड़ के तीसरा साल है ना? मतलब प्रीवियस ईयर को छोड़ के 3 साल ना, कि उसको प्रीवियस ईयर को इंक्लूड इसको करके 3 छोड़ साल? के 3 साल, इसका तो अलग आ गया रूल। और हाँ। इससे पहले वाले 3 साल छूट ओके सर। हालांकि प्रीवियस ईयर में मिलेगी, डिडक्शन इस साल दिखाएंगे पीएनएल में, लेकिन खर्चे कौन से साल के हैं? इससे पहले वाले 3 साल, इन लास्ट 3 ईयर, देन 2021, इससे पहले वाले 3 साल, 20-21 का नहीं, इससे पहले वाले 3 साल का खर्चा याद रख लो। कि क्या एज इट इज याद करने की कोशिश करो, इन चीजों को अपनी तरफ से कुछ मत जोड़ो। आप मन में एक्स्ट्रा पॉइंट कोई भी बनाते हो, टेक्स्ट में नहीं चलता वो चीज। अब देखो हम रिसर्च करेंगे कौन सा? आउटसोर्स। सर इसमें ई पॉइंट क्या लिखा हुआ है? कौन से में? तो आपने बताया ना उसमें ई पॉइंट। ई पॉइंट मैंने ई पॉइंट लिखा है रिलेटिंग टू बिजनेस, रिलेटिंग टू बिजनेस, रिलेटिंग टू बिजनेस। ओके सर। हाँ, वो इन हाउस का अलग लेंगे अपन, अभी साथ में लेंगे। आगे देखिए, अब एक इन हाउस का और आएगा, लेकिन वो इनसे कनेक्टेड ज्यादा आएगा, इसलिए आपको इधर वालों में ले लूंगा, मैं उसको आउटसोर्स में लेऊंगा, तब उधर आपको जाके समझा दूंगा। अभी देखो, अब आउटसोर्स वाले खर्चे आ रहे हैं कुछ। आउटसोर्स के खर्चों का मतलब है कि इन खर्चों में आप खुद रिसर्च नहीं कर रहे, जनरली रिसर्च के लिए किसको पेमेंट कर रहे हो?
किसी एसोसिएशन को, किसी रिसर्च एसोसिएशन को, लेबोरेटरी को, आईआईटी को, एनआईटी को, नेशनल लेबोरेटरी को, उनको। इनमें देखिए पहले तो बहुत झमेला था, आपको मैं बता दूं कि पॉइंट अब इजी में ज्यादातर, पहले इनमें लफड़े ज्यादा थे, लास्ट ईयर तक भी थे। लास्ट ईयर कई की बुक्स में चेंज किया होगा ना, पिछले साल ही करवाया था मैंने चेंज। तो देखो इनके अंदर क्या दिक्कत आ रही है, अगला देखिए, पेमेंट हम कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट क्या रहा है, कोई अगर रिसर्च एसोसिएशन को पेमेंट कर रहे हैं, इधर वाले में आ जाइए, ये आउटसोर्स का आ गया ये पॉइंट। पेमेंट किसको कर रहे हैं, रिसर्च एसोसिएशन को, किसी यूनिवर्सिटी को, कॉलेज को, साइंटिफिक रिसर्च के लिए, वेदर रिलेटेड टू बिजनेस और नॉट, चाहे वो बिजनेस से जुड़ा हुआ हो या नहीं भी हो। ये कह रहा है बिजनेस से कनेक्टेड होना जरूरी नहीं है कि वो बिजनेस से जुड़ा हुआ हो ही। एनी पेमेंट टू रिसर्च एसोसिएशन, पेमेंट कर रहे हो आप किसको, रिसर्च एसोसिएशन को। आईआईटी को भी लिख सकते हो, नाम इसमें लिखा हुआ नहीं है शायद, आईआईटी, नेशनल लेबोरेटरी, नेशनल लेबोरेटरी, लैब, यूनिवर्सिटी, या फिर किसको कर रहे हो, कॉलेज को। और किसके लिए कर रहे हो, साइंटिफिक रिसर्च। लेकिन इसमें क्या जरूरी नहीं है, फॉर साइंटिफिक रिसर्च रिलेटेड टू बिजनेस और नॉट। खास बात क्या है, इसमें जरूरी नहीं कि वो रिसर्च हमारे बिजनेस से जुड़ा हुआ हो, रिलेटेड टू बिजनेस और नॉट। इसमें छूट कितनी दे रहा है ये, 150% दे रहा है, 150। इसका मतलब हो गया कि आप जितना पेमेंट दोगे उसकी आपको पुण्य आपको 150% मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। लाख रुपए का आप पेमेंट कर रहे हो रिसर्च वाली कोई एसोसिएशन को, आईआईटी को, नेशनल लेबोरेटरी को, यूनिवर्सिटी को, चाहे कोई डायरेक्शन उसको दिया हो या नहीं दिया हो, वो बस साइंटिफिक रिसर्च के लिए होना चाहिए। रिसर्च के लिए दिया गया हो तो, साइंटिफिक रिसर्च के लिए अगर दिया हो तो आपको डिडक्शन 150% मिल जाएगी। लाख रुपए का पेमेंट तो करवा देगी इसमें भी। अच्छा हाँ, सारे 100 करवा दिए थे क्या, ये भी 100, ठीक है ठीक है, हाँ 100% ही करवा दिया। ये भी क्या रूल बार बार चेंज होते रहते हैं, तो उसी हिसाब से आप लोग ध्यान रखो। हम लोग खुद अलग अलग बुक में रेफर करते हैं, कभी सीए की, कभी सीएस की, कभी दूसरे बुक की, लेकिन अल्टीमेटली आपको जो बताएंगे वो अल्टीमेट रूल ही बताएंगे जो फाइनली अपने को लगाना है। तो 100% हो गया। अब इसमें सोचो, इसमें हर बार चेंज होता रहता है कुछ ना कुछ। 100% का मीन, पहले तो इसमें 1.5 गुना मिलती थी। पहले आप जो पेमेंट करते थे लाख रुपए का, आपको पीएनएल में 1.5 लाख रुपया दिखाने का इजाजत होता था। सरकार कहती थी कि हम आपको 50% एक्स्ट्रा छूट दे रहे हैं, लेकिन अब नहीं। अब इस साल आपको 100% ही छूट मिलेगी। कोरोना चल रहा है, सरकार थोड़ी मंदी में, तो लाख रुपए पेमेंट करोगे, लाख रुपए ही सरकार आपको पीएनएल में दिखाने की परमिशन मिलेगी। कोई टाइम डबल भी था, डबल दुगुनी छूट मिलती थी। लाख रुपए का पेमेंट करते थे, 2 लाख पीएनएल में दिखा सकते हो। सरकार करती थी कि रिसर्च ज्यादा करो, आपको ज्यादा छूट देंगे, हम टैक्स कम लगेगा, आपके खर्चा ज्यादा दिखा सकते हो। पहले 2 लाख था, फिर 1.75 हुआ, कोई टाइम 175% छूट मिलती थी, फिर 150% हुआ, अब सीधा 100% पूछना है क्या अर्पिता? अर्पिता, तो अगर आपने पेमेंट किया है, किसके लिए पेमेंट किया आपने, रिसर्च एसोसिएशन, आईआईटी, नेशनल लेबोरेटरी, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इनमें से किसी को, और साइंटिफिक रिसर्च के लिए किया है, तो वो अगर बिजनेस से रिलेटेड हो या नहीं हो, आपको कितनी छूट मिल जाएगी, 100%। फिर इसके बाद में थर्ड पॉइंट भी देखिए, इसके नीचे वाला जो आपने अब आउटसोर्स में सेकंड हो गया, पेमेंट टू साइंटिफिक रिसर्च, रिसर्च एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज फॉर रिसर्च, सोशल साइंस और स्टैटिस्टिकल साइंस, वेदर रिलेटेड और टू बिजनेस और नॉट। अब की बार पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन किसके लिए, एनी पेमेंट फॉर सोशल साइंस, सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का रिसर्च, और कौन सी, स्टैटिस्टिकल रिसर्च। स्टैटिस्टिकल जैसे कोई आंकड़े जुटा रहे हैं, डेटा वगैरह इकट्ठा करने के लिए स्टैटिस्टिकल रिसर्च, सोशल साइंस या स्टैटिस्टिकल रिसर्च कर रहे हैं और इसके लिए पेमेंट कर रहे हैं, तो आपको छूट कितनी मिलेगी, ये करें 100%। जितना आप पेमेंट करोगे, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो या नहीं हो, ये बात तो लिख लो, सब में इधर यही आएगा। उधर तो आता था बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, इधर क्या आ रहा है, वेदर रिलेटेड
टू बिजनेस और नॉट, चाहे वो बिजनेस से जुड़ा हुआ हो या नहीं हो, छूट कितनी मिल जाएगी आपको? 100% छूट मिल जाएगी। जितना भी खर्चा करोगे आप पूरा का पूरा P&L में लिख सकते हो, सोशल साइंस या स्टैटिस्टिकल रिसर्च के लिए जो भी खर्चा करोगे। ध्यान रहेगी क्या बात? नेक्स्ट में चलिए थर्ड पॉइंट, पेमेंट टू अप्रूव्ड इंडियन कंपनी। अगर आप तीसरे में आप डोनेशन दे रहे हो, किसको पेमेंट कर रहे हो? एनी पेमेंट टू इंडियन कंपनी। आप इंडियन कंपनी को अगर पेमेंट कर रहे हो, और वो भी किसके लिए कर रहे हो? साइंटिफिक रिसर्च के लिए। एनी पेमेंट टू इंडियन कंपनी फॉर साइंटिफिक रिसर्च। इसमें भी वही बात है, चाहे वो अपने बिजनेस से रिलेटेड हो या नहीं। ऊपर वाले में और इसमें फर्क क्या आएगा? पहले पॉइंट में और इसमें देखो, ऊपर वाले में आप पेमेंट कर रहे थे रिसर्च एसोसिएशन, IIT, नेशनल लेबोरेटरी, यूनिवर्सिटी, इनको। यहाँ पे पेमेंट कर रहे हो किसको? इंडियन कंपनी को। तो यहाँ पे भी छूट कितनी मिल जाएगी? 100% मिल जाएगी आप इंडियन कंपनी को अगर कर रहे हो तो। 3 पॉइंट हो गए इधर, पहले तो पॉइंट 5 थे, अब 3 ही बचे हैं फिर, और तीनों में 100% ही आ गई, तो आपके झमेला ही खत्म हो गया। पहले अलग अलग था, मॉड्यूल में भी आपके काफी कंफ्यूजन दिया हुआ, इससे पिछली बार हुआ था, लेकिन अब रियल में ये 100% ही है तीनों में। आप इसका मतलब जितना भी पेमेंट करोगे ना इनको, रिसर्च एसोसिएशन, IIT, नेशनल लेबोरेटरी, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, साइंटिफिक रिसर्च, सोशल साइंस, स्टैटिस्टिकल रिसर्च, इंडियन कंपनी, सब में आपको एक ही जवाब बोलना है सर, 100%। कितना आसान कर दिया। पहले आपको 5 अलग अलग सवाल होते थे, 5 डेटें याद रखनी होती थी अलग अलग, और अब यहाँ पे कुछ भी आए आपको पेमेंट में हमेशा छूट कितनी बतानी है? 100%। अगला सवाल अलग अलग तरीके से घुमा घुमा के बुलाएगा, बोलेगा, कभी बोलेगा रिसर्च के लिए इसको दे रहे हैं, कभी बोलेगा उसको दे रहे हैं, कभी बोलेगा सोशल साइंस का रिसर्च, कभी बोलेगा स्टैटिक्स का रिसर्च है, कभी बोलेगा इंडियन कंपनी को दे रहे हैं, कभी बोलेगा नेशनल लेबोरेटरी को दे रहे हैं। आपका जवाब एक ही रहना चाहिए, क्या? 100%। ठीक है ना? बहुत ही बढ़िया। आप जैसे हो ना वैसे ही रूल आ रहे हैं। अब आप अपने आप को इंटेलिजेंट समझो, चाहे कुछ भी समझो, क्योंकि रियल में इंस्टीट्यूट भी आपके लिए उदार हो रहा है। अगला देखिए, एक्सपेंडिचर। अब वापस एक इन हाउस का पॉइंट और आएगा। इन हाउस का, ये उसका नहीं है, पेमेंट नहीं करेंगे, हम खुद रिसर्च करेंगे। अब इसकी जगह थोड़ी कम है, ऊपर लिखता हूं मैं, इन हाउस रिसर्च का आ रहा है ये, इन हाउस का। लेकिन ये स्पेशल है। क्या मायने में स्पेशल है वो आपको बताता हूं। एक्सपेंडिचर एक्सेप्ट ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड और बिल्डिंग के खर्चे को छोड़ के और कोई भी खर्चा इनकर्ड जो आपने किया हो इन हाउस रिसर्च, किस पे किया हो? इन हाउस रिसर्च पे, इनकर्ड बाय ए कंपनी। अगर कोई कंपनी ने इन हाउस रिसर्च किया है, भाई ये कंपनी इंगेज इन एनी बिजनेस, और वो अगर कंपनी किस में लगी हुई है? अगर कोई बिजनेस में लगी हुई है ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, आजकल बायोटेक्नोलॉजी का जमाना आपको पता हो, तो जैविक विविधता, जैविक अपने गुणवत्ता, तो इनके बायोटेक्नोलॉजी के बिजनेस में कर रही हो कोई रिसर्च, या फिर मैन्युफैक्चर ऑफ एनीथिंग, या और कोई चीज का मैन्युफैक्चर से जुड़ा हुआ रिसर्च, एक्सेप्ट थिंग, उन चीजों को छोड़ के जो ये करा है 11th शेड्यूल में बताई हुई है, 11वीं अनुसूची में बताई हुई चीजों को छोड़ के और कोई भी चीज का रिसर्च। देखो थर्ड पॉइंट में आपको ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या क्या लिख रहा हूं। कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने किया हो, पहले रेवेन्यू लिख देते। आपने अगर कोई भी क्या किया है, इन हाउस रिसर्च का ही इधर वाले का, अगर आपने कोई भी कौन सा खर्चा किया, रेवेन्यू, या फिर आपने कोई खर्चा कौन सा किया, बी कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन कैपिटल में 2 चीजों की नहीं मिलेगी इसमें, कौन से? लैंड एंड बिल्डिंग, दोनों को छोड़ के, एक्सेप्ट लैंड एंड बिल्डिंग, एक्सेप्ट लैंड एंड बिल्डिंग, इन दोनों को छोड़ के बाकी आपने इन 2 पे कोई सा भी खर्चा किया है, और वो रिलेटेड है किससे? रिलेटेड टू बायोटेक्नोलॉजी, या तो वो किससे जुड़ा हुआ है? बायोटेक्नोलॉजी, या फिर किससे जुड़ा हुआ है?
बायोटेक्नोलॉजी या फिर हाँ मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर ऑफ एनीथिंग, मैन्युफैक्चर ऑफ एनीथिंग एक्सेप्ट 11th शेड्यूल, 11वीं सूची को छोड़ के, एक्सेप्ट 11th शेड्यूल, 11वीं सूची की जो वस्तुएं उनको छोड़ के बाकी आपने कोई भी चीज का रिसर्च पे पेमेंट किया हो, इसमें भी छूट 100 ही करा दी होगी। इसमें भी आपको रेवेन्यू और कैपिटल दोनों की छूट कितनी मिल जाएगी? 100% आपको डिडक्शन मिल जाएगी 20-21 की साल में। इससे इजी कभी भी साइंटिफिक रिसर्च नहीं हुआ आज तक 15 सालों में। तो रिसर्च का खर्चा जो है, आपको सबसे बड़ी चीज क्या मिल गई? 100 100 100 100 100 100, कहीं भी आपको कोई भी लफड़ा नहीं आया। ये रिसर्च कहलाता है, बायोटेक्नोलॉजी के नाम से शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग। इसमें स्पेशल क्या लगा आपको? इसमें लैंड और बिल्डिंग दोनों की छूट नहीं मिलेगी। बाकी कोई भी खर्चा हो, रेवेन्यू और कैपिटल, लेकिन कौन सा नहीं होना चाहिए? लैंड और बिल्डिंग दोनों का। औरों में किसको छोड़ता था? इन हाउस में खाली लैंड को नहीं बोलता था कि लैंड पे नहीं मिलेगी छूट, इसमें लैंड और बिल्डिंग दोनों पे नहीं मिलेगी। आप लोग कोई भी रिसर्च करते हो, खर्चा दिख रहा है क्या आप लोगों को? रेवेन्यू एक्सपेंसेस, कैपिटल एक्सपेंसेस, बिजनेस बायोटेक्नोलॉजी या और कोई बिजनेस सिवाय 11th शेड्यूल, तो छूट कितनी मिल जाएगी? 100% मिल जाएगी। तो वापस बता रहा हूं, देखो रिसर्च के बारे में, साइंटिफिक रिसर्च की सेक्शन है 35। हमें सबसे ज्यादा खुद पे गणना होती है तब जब हम पूछते हैं 35, और आप लोग सुन पकड़ लेते हो कि सर 35 आपने पढ़ाई तो नहीं कभी हमें जिंदगी में। 35 साइंटिफिक रिसर्च की है। तो खुद आप पे हंसी आनी चाहिए उस टाइम आपको, जब मैं 10 दिन बाद में पूछूं तब। अगले चैप्टर में काम पड़ जाएगा इस सेक्शन का, तो वहां पे आप लोग खुद ही बोलोगे कि सर पढ़ाई नहीं है, ये चैप्टर पढ़ चुके हो आप। तो साइंटिफिक रिसर्च दो प्रकार का, एक इन हाउस और दूसरा कौन सा? आउटसोर्स। इन हाउस में भी 3 टाइप हो गए और आउटसोर्स में भी 3। जैसे आप लगा लो, चाहे पहला पॉइंट के साइड में लिख लो इन का मतलब ये इन हाउस है, दूसरा पॉइंट भी कौन सा है? इन, और लास्ट वाला पॉइंट भी कौन सा? नीचे इन। और 150 की जगह 100 कर लिया क्या इनमें? तो ये इनका मतलब ऐसे, आप इसकी फोटो भी ले लेना, बाद में अपने नोट्स भी रखा करो अलग से कि भी कोई चीज हमको सर ने कैसे समझाई थी। समझाने का कई चीजों का तरीका बोर्ड का अलग होता है, तो वो भी आप लोग बाद में ध्यान रखा करो कि इसके अंदर अपने को इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। ये पिछले साल का रिसर्च है, रेवेन्यू, कैपिटल एक्सपेंडिचर सिवाय लैंड, साइंटिफिक रिसर्च, और वो भी किससे जुड़ा हुआ हो? बिजनेस से। तो पूरी छूट 100%, कैपिटल रेवेन्यू दोनों की। इसमें मटेरियल और सैलरी है, 2 तो रेवेन्यू, और तीसरा कौन सा? कैपिटल एक्सपेंडिचर, सिवाय किसको छोड़ के? लैंड को छोड़ के। और वो भी किसका? रिसर्च से जुड़ा हुआ, जो बिजनेस से जुड़ा हुआ होना चाहिए। सबका पिछले 3 साल का, लास्ट ईयर से पहले वाले 3 साल का, उसकी एक साथ छूट मिल जाएगी। कब? प्रीवियस ईयर में, पूरी की पूरी। एक ये बायोटेक्नोलॉजी वाला, इसमें भी रेवेन्यू और कैपिटल दोनों खर्चे, लेकिन कौन सी को छोड़ दो? लैंड और बिल्डिंग दोनों को छोड़ के। बाकी कोई भी खर्चा जो बिजनेस से जुड़ा हुआ हो, और सिवाय लास्ट वाली 11th शेड्यूल को छोड़ के। फिर इसमें भी 100%। और उधर आप कोई भी रिसर्च एसोसिएशन को, सोशल साइंस के लिए या साइंटिफिक रिसर्च के लिए या इंडियन कंपनी को, किसी को भी पेमेंट करो, आपको छूट कितनी मिल जाएगी? 100% छूट मिल जाएगी। याद रहेगा क्या ये बात? बता दोगे इसको? फोटो लोगे? अभी क्या? ठीक, देख ले। एक बात बताओ, रिसर्च के अंदर आपने खुद ने इन हाउस रिसर्च किया, तो कैपिटल और रेवेन्यू दोनों की आपने 100% दे देना छूट। मान लो कोई मशीन जो मैंने रिसर्च के लिए खरीदी थी 10 लाख रुपए की, तो इसका मैं P&L में पूरा 10 लाख ही चला गया होगा पहले साल ही 100%। अब उस मशीन की देखा जाए तो कुछ वैल्यू तो है ही ना, रिसर्च में काम आ रहा है। आप रिसर्च में नहीं काम आता तब तो डेप्रिसिएशन लगाते थोड़ा थोड़ा हर साल। मशीन पे कितना लगता है? 15%। हर साल 15%, यानी 10 लाख का पहले साल 15%, 1.5 लाख ही जाता P&L में डेप्रिसिएशन 150, फिर बचा हुआ 8.5 लाख का निकालते, फिर ऐसे धीरे धीरे जाता। अब आपने इसमें तो पहले साल ही पूरा P&L में डाल दिया कैपिटल एक्सपेंडिचर को, मशीन को, तो उस मशीन की बुक्स में वैल्यू क्या रही? 0। 10 लाख की मशीन P&L में कितना चला गया? पूरा 10 लाख, 100% कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो बुक्स में वैल्यू क्या हो गई? 0।
लेकिन ये प्रैक्टिकली देखा जाए तो जीरो नहीं है। बुक्स में जरूर जीरो है, लेकिन वो मशीन साल भर में काम में लेके क्या जीरो का मतलब ऐसे दे दोगे क्या कबाड़ में? क्या मैं कहूँ कि तुम्हारे लिए वैल्यू जीरो है, लाओ मेरे को दे दो, मैं रिसर्च करता हूँ इससे, दे दोगे क्या ऐसे फ्री में? ये सर मेरे लिए तो जीरो वैल्यू रखती है, बात नहीं दोगे ना। अरे वो अभी 5-7-10 लाख रुपए में से कुछ कम हो गए होंगे, अभी तो वैल्यू तो है ना उस मशीन की। अब जनरली मान लो रिसर्च पूरा हो गया, रिसर्च पूरा होने के बाद उस मशीन का क्या करोगे आप ये बताओ? कैपिटल असेट आफ्टर रिसर्च, रिसर्च के बाद, रिसर्च के बाद आपके पास क्या ऑप्शन है भाई? उस मशीन का क्या करना चाहिए? कैपिटल असेट आफ्टर रिसर्च, मशीन है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, क्या फेंक दोगे उसको बाहर? बिल्डिंग को तोड़ दोगे रिसर्च वाली? तो बेच देंगे। बेच देंगे। बेचें क्यों? हमारे पास दो ऑप्शन है, देखो देखना। सेल, हाँ बेचने की ठीक है, तुम कह रहे हो तो बेच देते हैं। सेल आफ्टर यूज इन बिजनेस, एक तो क्या कर सकते हैं, पहले हम हमारे बिजनेस के काम में ले लें, अभी तो नई मशीन ही है वो, बिजनेस में यूज करके बेचते हैं, 2-4 साल और पुरानी हो जाने दो। या फिर हम क्या कर सकते हैं, सेल विदाउट यूज इन बिजनेस, बिना बिजनेस में यूज के हम उसको क्या कर दें, बेचते हैं। एक तो आप बिजनेस में यूज करे बगैर ही बेच दो, और एक है उसको बिजनेस में यूज करके फिर बेच। अब देखो इन दोनों ही केस में क्या होगा, मान लीजिए वो प्लांट है अपना कितने का खरीदा हुआ, मशीन P&M 10 लाख का, उसकी कॉस्ट है ये 10 लाख, तो आपने उसका P&L में भी पूरा वैल्यू ट्रांसफर कर दिया होगा, P&L में 10 लाख पहले साल ही 20-21 में खरीदा होगा, या पहले का खरीदा होगा तो पिछले साल कर दिया होगा, कोई 17-18-19 जब का भी भाई आपने जब खरीदी, जिस साल रिसर्च किया, अगर बिजनेस चल रहा था तो उस साल ही चला गया होगा P&L में, अगर बिजनेस शुरू नहीं होता तो 3 साल का, एक साथ ही साल चला गया होगा, तो वो P&L में पूरा ही चला गया, तो उसकी WDV क्या है भाई? WDV क्या है उस मशीन की? नील, नील वाली कोई चीज है हमारे पास, लेकिन रियल में वो चीज नील की नहीं है, अकाउंट्स में नील की है वो। अब आप कहते हो कि सर इसको इस साल हम तो बेचने की सोच रहे हैं, रिसर्च पूरा हो गया, हमारे कोई काम में नहीं आएगी, बेच देते हैं। मैंने कहा बोलो बेचो। आप कह रहे हो कि सर इसको सेल कर रहे हैं, मान लीजिए ये सेल 12 लाख रुपए में होती है, मान लीजिए ये सेल, और सेल ये 10 लाख में होती है, और मान लीजिए ये सेल और सेल 8 लाख में होती है। 3 अलग अलग ऑप्शन में आपको दे रहा हूं, कितने कितने में होती है? 12 लाख, 10 लाख, 8 लाख। खरीदी भी कितने की है ये चीज? 10 लाख की। बुक्स में वैल्यू क्या है? जीरो। बुक्स में वैल्यू जीरो है, और अब हम अगर बेचना चाहें तो मान लीजिए हमें अलग अलग प्रकार की रेट मिल सकती है, या तो 12 लाख या 10 लाख या 8 लाख। आपको कि सर ये वैल्यू अलग अलग आपने क्यों ली है? मैं चाहता हूं कि इसको बेचें तो लागत जो थी ना इसकी, उससे कम पे बेचने का भी आपको आंसर बताना चाहता हूं, और उससे ज्यादा पे बेचने का भी। जैसे ये 10 लाख से ज्यादा पे बेचता है 12 लाख, कॉस्ट से, WDV तो उसकी जीरो हो गई, कॉस्ट से ज्यादा पे, कॉस्ट के बराबर, और कॉस्ट से कम। 3 ऑप्शन है। इसमें क्या रूल चलता है, आप जितना पहले उसका रुपया अप्लिकित कर चुके, कितना अप्लिकित कर दिया होगा? पूरा ही कर दिया होगा 10 लाख, तो जितना अप्लिकित कर चुके मतलब 10 लाख रुपए तक उसकी कॉस्ट तक, इनडायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, जितनी उसकी कॉस्ट है उतने तक तो अगर बेचने से रुपया मिलेगा ना, तो वो बिजनेस की इनकम मानी जाएगी। इसका मतलब 10 लाख रुपए की है, इतना ही अप्लिकित हो चुका, इतना ही P&L में जा चुका, तो इस राशि तक बेचोगे तो बिजनेस की इनकम, और इससे भी ज्यादा पे बेचना नसीब में हो तो ऊपर वाली कैपिटल गेन आएगा, एक आगे चैप्टर कैपिटल गेन की। क्या समझ रहे हो? बात को सुनिए। सेल विदाउट यूज का रूल क्या आ गया? इधर इनको रूल को यही लिखता हूं फिर ऊपर, अप टू कॉस्ट, अप टू कॉस्ट। अगर सेल प्राइस जो है, सेल प्राइस विक्रय करने का जो प्राइस है अप टू कॉस्ट तक हो, लागत तक हो, तो वो किसकी इनकम है? PGBP की, इसी हेड की, जितने में भी बेचोगे। और अबव कॉस्ट, अबव कॉस्ट बेचोगे तो वो किसकी इनकम हो जाएगी? कैपिटल गेन। ऊपर आगे एक हेड आएगा आपके कैपिटल गेन,
तो उसकी इनकम हो जाएगी लागत से ऊपर वाले रुपए उस हेड के। तो आप बताओ 12 लाख में बेचे तो इसके दो हिस्से बताओ, कितनी इनकम तो बिजनेस की माने और कितनी कैपिटल गेन की। हाँ, 12 लाख में से 10 लाख तो बिजनेस की इनकम हो जाएगी, 10 लाख की लागत थी ना उतने के बराबर को, और ऊपर कितने में बेचा 2 लाख, तो वो 2 लाख कैपिटल गेन की इनकम। अभी भी आया था ये एग्जाम में सवाल, अभी भी इसी टाइप का सवाल अभी 2021 में आया। देखो आपको बेची गई कितने में है ये 12 लाख में, तो 10 लाख तो किसकी इनकम हो गई बिजनेस पीजीबीपी, और 2 लाख किसकी इनकम हो गई 2 लाख कैपिटल गेन। इसमें 10 लाख में बेचा है दूसरे ऑप्शन में, तो पूरी लागत के बराबर ही बेचा है, तो किसकी पीजीबीपी पूरे 10 लाख, और तीसरे में 8 लाख नहीं बेचा है लागत से भी कम, तो लागत से कम या लागत तक बेचोगे वो तो पीजीबीपी की, कि भाई 8 लाख मिले, ये कौन सी इनकम है पीजीबीपी की, तो पूरे 8 लाख की प्रॉफिट हो गया, उसकी वैल्यू तो कागजों में नील है ना, तो बेच रहे हो जितने में बिक रही है पूरा ही प्रॉफिट है आपके लिए। 12 लाख में बिकी 12 लाख प्रॉफिट, लेकिन 10 लाख बिजनेस का और 2 लाख कैपिटल गेन का। यहाँ 10 लाख में बिकी पूरा ही बिजनेस का, 8 लाख में बिकी पूरा ही बिजनेस का। देखो इसमें रूल आपके कैसे लिखा हुआ है बुक में, समझना अलग चीज होती है। बुक्स में देखो आगे नोट मिला क्या, सेल ऑफ असेट, क्या लिखा हुआ है, इफ असेट इज सोल्ड विदाउट यूज इन बिजनेस। पहला क्या लिखा हुआ है, अगर असेट को बेचा गया, कैसे बेचा गया, विदाउट यूज इन असेट, असेट को यूज करे बगैर ही बेच दिया, देन अमाउंट ऑफ सेल प्रोसीड, तो आपने जितने में भी बेचा है उधर बिना बिजनेस में यूज किए जितने में भी सेल किया है, इन एक्सेस ऑफ इट्स कॉस्ट, लागत से जितना ज्यादा बेच दिया, विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल गेन, लागत से ज्यादा वाला क्या मानेंगे कैपिटल गेन। एंड सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट, और कॉस्ट या कॉस्ट से कम में बेचोगे तो उतनी रकम किसका इनकम है बिजनेस का, लागत या लागत से कम तो बिजनेस का इनकम, क्योंकि पहले खर्चा भी तो पूरा बिजनेस में दिखाया ना 10 लाख का, तो एक लागत के बराबर तो बिजनेस की इनकम, और लागत से ज्यादा बेचते हो वो कैपिटल गेन की इनकम। ध्यान रह जाएगा क्या, पहला रूल ये इधर वाला हमेशा आता है एग्जाम में, ये इधर का। दूसरा पॉइंट देखिए, असेट इज यूज्ड आफ्टर सेल आफ्टर यूज इन बिजनेस, बिजनेस में यूज करके बेचेंगे तो इसका कोई स्पेशल काम ही नहीं है, इसका कुछ स्पेशल रूल ही नहीं है। इसमें फिर क्या करेंगे, जैसे आपके लिए वो इतने टाइम तो मशीन थी रिसर्च की, अब आप उसको नॉर्मल बिजनेस में काम में लेने लगे, तो नॉर्मल मान लो बिजनेस की ये फैक्ट्री है, यहाँ पे और मशीनें पड़ी है, उनमें लाके रिसर्च वाली मशीन रख दी, उनमें लाके रिसर्च वाली मशीन रख दी, और मशीनें किस ब्लॉक की है और मशीनें किस रेट वाले ब्लॉक की है, आपको ध्यान हो तो फैक्ट्री की मशीनों पे कितना रेट लगता है डेप्रीसिएशन का 15, वो मशीन आई उसकी भी रेट अब क्या हो गई 15 हो गई, 15%, लेकिन आप कहोगे सर उसकी तो वैल्यू 0 आएगी, मशीन कागजों में उसकी वैल्यू क्या हो चुकी 0, हाँ 0 आएगी, लेकिन जिस साल इसमें ले आएंगे ना फैक्ट्री में, उस साल हम कहेंगे एड परचेज ड्यूरिंग द ईयर, और परचेज ड्यूरिंग द ईयर में मशीन तो जुड़ी गई, वैल्यू क्या जोड़ देंगे नील, जोड़ दिया नील, और जिस साल बेचेंगे उस साल लेस सेल ड्यूरिंग द ईयर, उसी 15% वाले ब्लॉक में सेल ड्यूरिंग द ईयर, मान लो वो 2 लाख में बिकी तो 2 लाख हटा दो ब्लॉक में से, ब्लॉक आपने पढ़ा था ना पहले, 5 लाख में बिकी तो 5 लाख, 8 लाख में बिकी तो 8 लाख, 12 लाख में बिकी तो 12 लाख, मतलब जो ब्लॉक है ब्लॉक के अंदर काम होगा उसका, इसमें काम होगा ब्लॉक सिस्टम चलेगा उस पर, उसका मतलब आपको यहाँ पे सवालों में अलग से उसका कुछ नहीं करना, वो जैसे ब्लॉक मान लीजिए 15% वाला आपके पास ब्लॉक है और मशीनें पड़ी है, उनका ओपनिंग WDV है 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख, कोई भी, जिस साल आप उसको यूज करना चालू कर दोगे रिसर्च के बाद में किसमें यूज करना चालू कर दोगे बिजनेस में, मतलब वो कॉमन दूसरी मशीनों की तरह ही हो गई, तो उसमें ऐड करेंगे उस साल परचेज ड्यूरिंग द ईयर, और वैल्यू बाहर कितने लिख देंगे उस मशीन की नील, क्योंकि उसकी वैल्यू लाए तब कितनी वैल्यू थी वो हमारे लिए नील, तो जुड़ा तो वही वैल्यू रह गई, आगे डेप्रीसिएशन जो टोटल पे लगाते हैं 15% वो लग जाएगा उस साल, तो एक तरह से इस पे तो कोई डेप्रीसिएशन लग ही नहीं रहा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी नील है, क्या डेप्रीसिएशन लगाए, फिर कोई साल 2-4 साल बाद में उसको यूज करके बेचेंगे, ये खाली ऐसे तो नहीं कि बिजनेस का खाली टीका लगा के बेचना है, यूज भी तो करेंगे साल 2-4 साल 5 साल बाद में बेचती उस साल भी ओपनिंग WDV लिखेंगे पहले ब्लॉक का,
परचेज की होगी उनको जोड़ेंगे, लेस सेल की होगी उनको घटाएंगे, उसमें वो बेचती है उसका वैल्यू भी घटा देना जितने में बेचती है, और बाकी बचे हुए पे क्या लग जाएगा 15% डेप्रिसिएशन। कहने का मतलब वो रिसर्च की मशीन क्या बन गई, कॉमन मशीन बन गई, तो उसका कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं होगा। स्पेशल ट्रीटमेंट खाली कब होता है, विदाउट यूज करे, अगर बिजनेस में यूज करे बगैर बेचते तब होता है स्पेशल ट्रीटमेंट। तो देखिए इसके अंदर क्या लिखा हुआ है इसमें, इफ असेट्स इज सोल्ड, अगर कोई असेट्स को बेचा जाता है आफ्टर यूज इन बिजनेस, अगर बिजनेस में यूज करके बेचें, द कॉस्ट ऑफ सच असेट्स विल बी नील, तो इसकी कॉस्ट तो क्या है, नील है, यूज करेंगे तो भी। इट विल बी एडेड इन रिलेवेंट ब्लॉक, तो ये पहले क्या करा आपको, इसको क्या करेंगे, संबंधित ब्लॉक में जोड़ देंगे, 15% वाला ब्लॉक है मशीन का, उसमें जोड़ देंगे, तब यूज करना शुरू किया तब तो। एंड एट द टाइम ऑफ सेल, और बेचते टाइम क्या कर दिया जाएगा, अमाउंट ऑफ सेल विल बी डिडक्टेड, जितने में बेच दिया उतनी रकम क्या कर दी जाएगी, उसी ब्लॉक में से कम हो जाएगी। ब्लॉक का काम करना आपको पहले ही बताया सेक्शन 32 में मैंने, ब्लॉक का बैलेंस निकालना और बताया, डेप्रिसिएशन लगाना, ओपनिंग WDV, एड परचेज, लेस सेल, फिर टोटल, टोटल में हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन लगाते हैं, और वो डेप्रिसिएशन को इस साल 2 अक्टूबर 3 अक्टूबर के बाद की हो हाफ रेट, बाकी पे क्या करते हैं, फुल रेट लगाते हैं, तो वो काम होता है। लेकिन मैं इधर सिर्फ यही लिखूंगा ब्लॉक सिस्टम, और कुछ नहीं लिखूंगा। यूज करना शुरू किया उस साल तो आपने WDV खरीदने वाली वैल्यू का कितना दिखाओगे, नील, कि भाई उस साल तो जोड़ देना है, यूज करना शुरू करो उस साल को, जितना WDV है कितना इसका, नील, और बेच तो उस साल जितने में बेचती उतना क्या कर देना, उस ब्लॉक में से लेस कर देना, तो ये काम होगा इसका। हाँ बोलो, कोई डाउट हो तो। एग्जाम्पल की इसमें इधर वाले में एग्जाम्पल दूंगा तो मैं आप लोग इसमें ज्यादा गड़बड़ हो जाएगा मामला, क्योंकि जैसे बोलने को तो बोल देता हूँ, आपको कायदे से वो याद आना चाहिए ना। ओपनिंग WDV मान लो कि 15-16 में मान लो इसको रिसर्च के काम से किसने लेना शुरू कर दिया, बिजनेस के, तो उस साल मान लो ओपनिंग WDV है 16 लाख, फिर ऐड करता हूँ मान लो परचेज, परचेज या एडिशन, एडिशन हमने इस मशीन को इस साल बिजनेस में काम में लेना शुरू कर दिया, तो एडिशन क्या हुआ, नील। सेल मान लो कुछ किया नहीं, सेल किया नहीं, तो 16 लाख ही रह गया वैल्यू। फिर इस साल डेप्रिसिएशन लग गया 15-16 में, कितना लग जाएगा, 16 लाख का 15%, 16 लाख का 15% कितना हो गया, 240। तो उस साल तो ये काम हो गया, जिस साल आपने यूज किया तब तो, यूज करना शुरू किया तब तो ये काम हो गया। क्या जोड़ा आपने परचेज के मीन में, मशीन आपकी फैक्ट्री में आ गई बिजनेस में रिसर्च वाली, तो कितनी वैल्यू जोड़ी, नील, और डेप्रिसिएशन लगा दिया। अब मान लो पिछले साल आपने बेच दिया इसको 20-21 में बेच दिया, इस साल ओपनिंग WDV उस 15% वाले का मान लो 8 लाख है, और अब रिसर्च वाली चीज को आपने सेल कर दिया, सेल कर दिया मान लो उस मशीन को 2 लाख रुपए में, तो सेल कर दिया वो घटा दो, कितना बचा, 6 लाख। अब इस साल 6 लाख पे डेप्रिसिएशन लग जाएगा, मतलब वो घट गई, ये ब्लॉक है, ब्लॉक पे 15% लगता है, तो 6 लाख पे 15% लगा दो, 6 लाख का 15% 90,000। लेकिन ये सब तो आपने नॉर्मल ब्लॉक वाला काम किया है, इसका कुछ स्पेशल किया क्या, ये बताओ। इसको जिस साल यूज करना शुरू किया लागत 0 जोड़ी और बेच दिया उस साल घटा दिया, इसका कुछ स्पेशल तो काम हुआ ही नहीं ना, कोई भी स्पेशल काम नहीं होता इसका, वो है। आप इसको तो फिर इसका परचेज का अमाउंट भी 0 ही लिखेंगे। हाँ, परचेज का 0 लिखाना था। हाँ परचेज किया तो हमने कोई बाहर से थोड़ी खरीदी है, रिसर्च की काम आ रही थी। एक्सरसाइज भी देखो इसके साथ में, सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं देखो लेटेस्ट क्वेश्चन 20 और 21, वो आपके मैंने कह रखा है बार बार किस बुक में नहीं है, आपको मैंने शायद फाइल भेजी भी होगी, जो हार्ड कॉपी भी अवेलेबल है इंस्टीट्यूट में, पिछले 5 सालों के पेपर की, 5 अटेम्प्ट की। तो उन पेपर्स में मैं अब इस चैप्टर से आपको करवाना चालू करूंगा जो अभी लेटेस्ट आ रहे हैं 20-21 में, क्योंकि बच्चे आप लोग कई बार कहते हो ना कि भाई हार्ड आ गया, ये इजी आ गया, तो वो सवाल आपको पता ही नहीं होता कि अभी लेटेस्ट एग्जाम में क्या है, तो वो आप लोग सब लोगों के लिए कंपलसरी है ध्यान रखना, पिछले 5 साल के पेपर रखना सब लोगों के लिए। वो पेपर आप लोगों को सॉल्व साथ साथ में कराऊंगा चैप्टर वाइज, अलग एक साथ में थोड़ी होने वो सॉल्व। देखो इसके अंदर आप लोग पहले एक्सरसाइज में इसका हेड अलग से बनाया होगा साइंटिफिक रिसर्च का, कौन सा दिया सवाल, देखो 77 से देख लो आप साइड,
क्योंकि रिसर्च के सवाल इसमें इससे पहले टी कॉफी रबर बोर्ड के भी दिए हुए। टी कॉफी रबर बोर्ड भी तो पढ़ लिया ना हम लोगों ने, तो 77 से देख लो, इसके ऊपर वाले भी बताऊंगा आपको, कुछ छोड़े हुए होंगे भी। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिडक्शन इन रिलेशन टू टी कॉफी रबर डेवलपमेंट बोर्ड अंडर सेक्शन 33 AB? 33 AB में याद होगा टी कॉफी रबर बोर्ड में कितनी डिडक्शन थी? 40%। किसका? बिजनेस इनकम का। बी, अगर आप जमा कराओगे तो 40% तक आपको छूट मिल सकती है। XYZ, सुनना ध्यान से, XYZ हैज डिराइव्ड ए प्रॉफिट ऑफ 100 लाख, 100 लाख का प्रॉफिट हुआ फ्रॉम द बिजनेस, बिजनेस इनकम हुई है। ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी इन इंडिया, इंडिया में चाय की खेती करने से 100 लाख रुपए उस बिजनेस की कमाई हुई है। ये ऑलरेडी बिजनेस की इनकम दी हुई है। आप इसके पीछे 60 और 40% एग्रीकल्चर और बिजनेस के दो हिस्से मत करना। ये 100 लाख रुपए बिजनेस से कमाए, कौन सी चीज की खेती की है? टी। इसने 38 लाख रुपए टी डिपॉजिट अकाउंट में जमा करा दिए। 38 लाख रुपए एक किसमें जमा करा दिए? टी डिपॉजिट अकाउंट। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिडक्शन? तो बताइए कितनी डिडक्शन मिलेगी? आपको ध्यान होगा टी कॉफी रबर बोर्ड के लिए नियम आया है कि आप नाबार्ड में पैसे जमा कराओ तो आपको बिजनेस के प्रॉफिट का 40%, बिजनेस के प्रॉफिट का 40% या जमा कराई गई राशि जो दोनों में से कम होगा उसकी छूट मिल जाएगी। यहाँ बिजनेस का प्रॉफिट कितना है देखिए 100 लाख, तो 100 लाख का 40% कितना हो गया? 40 लाख। 40 लाख और जमा कितना कराया? 38, तो दोनों में से कम कौन सा हो गया? 38 लाख की आपको डिडक्शन मिल जाएगी। सुनो वापस, जितना पैसा जमा कराते हैं एक तो वो रकम ले लो, कितने जमा कराए इसने टी बोर्ड में? 38 लाख। दूसरी तरफ आपके बिजनेस की इनकम कितनी भी टी कॉफी रबर से, उसका 40% लेते हैं। आपको याद है क्या 33 AB में डिडक्शन की रकम 2 पॉइंट आए थे, 40% ऑफ बिजनेस इनकम और अमाउंट डिपॉजिटेड इन नाबार्ड, तो दोनों में से कम क्या आ गया? 100 लाख का 40% 40 लाख और जमा कराया गया 38, कम क्या हो गया? 38। बी, 79 XYZ हैज डिराइव्ड ए प्रॉफिट, इसको भी 100 लाख का प्रॉफिट हुआ कॉफी की खेती करने से। इट हैज डिपॉजिटेड, और इसने कितने जमा कराए? 38 लाख, 38 लाख रुपए जमा कराए इन टी अकाउंट। 48 लाख, 42 लाख रुपए जमा करवाए। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिडक्शन? तो 33 AB की डिडक्शन कितनी मिलेगी? आपने जितना जमा कराया उसका पहले 40, जितना प्रॉफिट हुआ उसका 40% ले। 100 लाख का हुआ है कॉफी बोर्ड का, उसका 40% कितना हो गया? 40 लाख। 40 लाख और दूसरी तरफ जमा कितना कराया बैंक में? 42, दोनों में से कम क्या हो गया? 40 कम हो गया 42 और 40 में से, तो छूट कितने की मिलेगी? 40। जमा तो कराया 42 लाख, आपने बैंक में जमा तो कराया 42 लाख और प्रॉफिट बिजनेस का हुआ है 100 लाख, उसका 40% 40 लाख, दोनों में से कम क्या हो गया? 40 लाख। इफ एन असेट, अगर कोई असेट आप खरीदते हो इन अकॉर्डेंस विद द साइट रिस्टोरेशन स्कीम, अगर आप साइट रिस्टोरेशन आपने पढ़ा था 33 ABA, उसमें आपने कोई असेट खरीदी, अगर उसको वापस सोल्ड बेच देते हो या ट्रांसफर कर देते हो बिफोर द एक्सपायरी ऑफ, कितने साल पहले अगर बेच दोगे, सच पार्ट ऑफ कॉस्ट, तो जितना कॉस्ट आपको पहले छूट मिला था शैल बी डीम्ड द प्रॉफिट, वो वापस आपका प्रॉफिट बन जाएगा। इन दोनों में एक कॉमन नियम आया था, टी बोर्ड कॉफी बोर्ड में भी और साइट रिस्टोरेशन फंड में भी लिखवाया था आपको कि 8 साल के अंदर उसको बेचना नहीं है। कोई भी आप इस पैसे का फंड में से कोई भी पैसे, क्या कोई मशीन खरीदते हो, कोई असेट खरीदते हो टी कॉफी रबर के लिए, तो उसको बेचना नहीं है कितने साल तक? अगले 8 साल तक। अगर बेच दोगे तो वो वापस प्रॉफिट बन जाएगा, तो छूट मिला है तो 8। अमाउंट ऑफ डिडक्शन, कितनी डिडक्शन जो है इन रिलेशन टू साइट रिस्टोरेशन फंड, याद है क्या साइट रिस्टोरेशन फंड में छूट 20 आई थी, 40 की जगह 20% ऑफ प्रॉफिट, या जितनी रकम आपने जमा कराई है स्पेशल अकाउंट में जो दोनों में से लोअर हो, तो लोअर कौन सा हो गया? टी। अब देखिए साइंटिफिक रिसर्च का चालू हो रहा है, बताओ कौन सी सेक्शन है, याद रही क्या? याद है? द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अवेलेबल फॉर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कौन सा खर्चा है? सुनना ध्यान से, रेवेन्यू का खर्चा किया आपने, इनकर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, पिछले साल, ना कि पिछले 3 साल। कौन से साल बोल रहा है? पिछले साल। पहला पॉइंट ये हो गया इन हाउस रिसर्च का, रेवेन्यू नेचर का खर्चा किया पिछले साल साइंटिफिक रिसर्च पे रिलेटेड टू बिजनेस, ये भी जरूरी है, रिलेटेड टू बिजनेस बोला है। एंड एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन साइंटिफिक रिसर्च विद इन 3 ईयर,
और या फिर पिछले 3 साल में किया हो, ये दूसरा पॉइंट आ गया। बिजनेस के संबंध में सैलरी चुकाई या परचेज ऑफ मटेरियल पिछले 3 साल का आया था, विल बी अलाउड। कितने रकम की छूट मिलती है? 100%। 100% का मतलब बस एक्चुअल खर्चा, ना 1 गुना के 1.5 गुना लगाना, ना 2 गुना, ना 3 गुना। तो कौन सा करोगे? ए, अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, ना 1.5 ना 2, कुछ भी नहीं लगाना। ए। अनिरुद्ध, सुनना ध्यान से, इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में आया हुआ है, आपको ही जवाब देना है। अनिरुद्ध हैड मेड पेमेंट, इसने कोई पेमेंट किया है। पेमेंट किया है तो खुद रिसर्च करेगा या बाहर से करवाएगा? बाहर से रिसर्च होगा। रिसर्च का सवाल है, ये आगे पता चल जाएगा। 30,000 रुपया दिया IIT कानपुर को साइंटिफिक रिसर्च के लिए। कितने की छूट दोगे? साइंटिफिक रिसर्च सब जगह 100, आजकल सब जगह 100, आपकी टेंशन ही नहीं। तो 30,000 तो ये 45,000 रुपया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन हाउस रिसर्च किया है और अप्रूव्ड भी है, तो खुद का खर्चा हुआ है 45,000 इन हाउस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये भी पूरी छूट। 1 लाख रुपया दिया IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु को साइंटिफिक रिसर्च के लिए, ये भी पूरे की छूट मिल जाएगी। साइंटिफिक रिसर्च का कोई भी खर्चा हो, किसी भी लेबोरेटरी को दिया हो। वांट टू नो, वो आपसे जानना चाहता है कि कितने की डिडक्शन मिलेगी PGBP में। सबकी 100, आजकल 150 का कोई सा भी नियम नहीं है, सबकी 100, तो तीनों जोड़ लो, 30, 45 और 1 लाख, कोई लफड़ा नहीं है आजकल। 30,000, 45,000 और 1 लाख पूरा आप लोग जोड़ लो, कितना हो गया टोटल? हाँ, 175। बी 84। अब देखो ये सवाल आया था तब इसका आंसर कुछ और था, अब रूल बदल गया तो इसका आंसर क्या हो गया? कुछ और हो गया। पहले कोई खर्चे की छूट 100 थी, कोई खर्चे की 150% भी थी छूट, अब नहीं रही वो। एक्स हैज इनकर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक्स ने रेवेन्यू एक्सपेंसेस किया 5 लाख का प्रीवियस ईयर में साइंटिफिक रिसर्च पे, बिजनेस से रिलेटेड है, खुद ने किया खर्चा, रेवेन्यू बिजनेस से रिलेटेड है, ये ध्यान रखा करो। खुद खर्चा करता है तो क्या होना चाहिए? बिजनेस से रिलेटेड। तो डिडक्शन कितनी मिलेगी? 35 की, 5 लाख की मिलेगी, पूरे 5 लाख। एक्स ने 5 लाख का कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, विच इंक्लूड, जिसमें 1 लाख कॉस्ट ऑफ लैंड भी शामिल है। कॉस्ट ऑफ लैंड, पिछले साल कैपिटल एक्सपेंडिचर किया साइंटिफिक रिसर्च पे रिलेटेड टू बिजनेस, कितने की छूट मिलेगी? 5 में से 1 लाख कम कर देंगे लैंड का, 4 लाख की। फिर अगला, द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अवेलेबल फॉर द सम पेड टू अप्रूव्ड साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन जिसका ऑब्जेक्ट साइंटिफिक रिसर्च करना हो, कोई भी डिडक्शन कितनी मिलेगी? अगर आपने रिसर्च के लिए कोई पैसा आपने दिया है तो छूट कितनी मिल जाएगी उसके अंदर? कितनी मिल जाएगी? 100%, यानी 1 टाइम, 1 गुना। When the assessee does not himself carry on scientific research, जब करदाता खुद रिसर्च नहीं करता, इन हाउस रिसर्च नहीं कर रहा, बल्कि कंट्रीब्यूशन दे रहा है कोई यूनिवर्सिटी, कॉलेज, कोई इंस्टीट्यूशन टू बी यूज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च, किसी और को दे रहे हैं, चाहे वो रिलेटेड हो या बिजनेस से अनरिलेटेड हो, किसी और को पेमेंट करते हैं तो जरूरी नहीं है रिलेटेड होना। हेंस द अमाउंट ऑफ डिडक्शन, तो कितनी डिडक्शन मिलती है भाई साइंटिफिक रिसर्च की? अब सब जगह 100% हो गया आंसर। ए, राजन ने 5 लाख का खर्चा किया साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन को, जो कोई साइंटिफिक रिसर्च करेगी, छूट कितनी मिलेगी? 5 लाख का खर्चा किया तो 5 लाख ही मिलेगी, पूरे पूरे 5 लाख। एक्स लिमिटेड पेड, एक्स लिमिटेड ने ये करा 10 लाख रुपए चुकाए, किसको दिए? अप्रूव्ड कॉलेज को, टू बी यूज्ड, जो क्या काम में लेने? साइंटिफिक रिसर्च के लिए, अनरिलेटेड टू बिजनेस, जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड भी नहीं है, लेकिन बाहर वाली को पेमेंट किया है तो चलेगा, चाहे बिजनेस से जुड़ा हुआ हो या नहीं हो। कोई कॉलेज को दिया है, अप्रूव्ड कॉलेज को, तो डिडक्शन कितनी मिलेगी? 10 लाख पूरी मिल जाएगी। किसी और को पेमेंट करते हैं तो बिजनेस से जुड़ा हुआ जरूरी नहीं है, 10 लाख पूरी। XYZ 90वां, XYZ ने 5 लाख का खर्चा किया नेशनल लेबोरेटरी को, साइंटिफिक रिसर्च दिया है अनरिलेटेड टू बिजनेस, और बिजनेस से वो जुड़ा हुआ ही नहीं है, तो डिडक्शन कितनी मिलेगी? वापस वही 5 लाख। ये देखो ये सवाल सारे फेल हो रहे हैं इसके कायदे से देखा जाए तो। पहले क्या होता था, 5 सवाल करते थे ना, 5 के आंसर अलग अलग आते थे, रकम 5 लाख थे और आंसर सब में क्या होते थे? अलग अलग, किसी में 100%, किसी में 125, किसी में 150, किसी में 200। तो अब आसान हो गया आप लोगों के लिए, नसीब वाले हो। कई बार ऐसा होता है रियल में, हमें मतलब इनकम टैक्स में 15-18 साल हो गए, इसमें कई बार कई बेच के नसीब ऐसे होते हैं जिस साल इनकम टैक्स में ऐसा बदलाव आता है जो बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होता है, और कई बार ऐसा आता है कि वो आप लोगों के लिए क्या होता है? आसान होता है।
कई बार आपने भी सुना होगा ना कि सर जब जब हम क्लास में आए सिलेबस चेंज हो गया। आपके साथ तो नहीं हुआ होगा ऐसा, लेकिन कई बच्चों के साथ होता है ऐसा, खराब नसीब होते हैं। तो आपके भी चेंज तो हुआ है, टेक्स्ट हर साल बदलता है, लेकिन चेंज कैसा हुआ है? इजी बनाया गया टेक्स्ट को। पिछले साल ये बहुत टफ थी, कोरोना की वजह से सरकार ने गड़बड़ कर दिया था टेक्स्ट को। अगले साल भी गड़बड़ होने वाली है, फेल हो गए तो, ठीक है ना? तो वो ध्यान रखना, नहीं होना ना। हाँ, तो अगले साल वापस टेक्स्ट जनवरी से चेंज हो जाएगी। आप लोगों को अभी पढ़ा रहा हूँ ना, जो जोन में एग्जाम देंगे उनको भी वापस अमेंडमेंट पढ़ने पड़ेंगे। जोन में ये सेम नहीं रहते रूल। आपको कि सर अभी क्यों पढ़ा रहे हो हमें? वो आपको बताऊं बुक कब आएगी जोन में जो चेंज होगा उसकी? अप्रैल या मई के अंदर, मई में। तो कब पढ़ोगे आप जोन में एग्जाम देनी है? तो इतना लेट आता है, मतलब पहले पढ़ाना पड़ता है। हमेशा यही होगा, आप लोग पढ़ोगे, बुक आएगी, जैसे अब आपको दूसरी इसकी भी कुछ चेंजेज आएंगे, सारी चीज चेंज नहीं होगी, एक दो पन्ने में चेंज आ जाते हैं वो सारे, मतलब एक या दो क्लास में करवा देते हैं कि ये चेंज है, लेकिन वो चेंज करने पड़ते हैं। जैसे 100 की जगह हो सकता है 150 कर दे, लेकिन इसमें नहीं कर रहा चेंज। चेंज जो करेगा ना वो आपको मैं बता दूंगा। यहाँ इस चैप्टर में चेंज नहीं है, ड्रो मत। चेंज पांचवें हेड में नहीं होता, जनरली वो चेंज होता है जाके डिडक्शन वगैरह, टैक्स की रेट वगैरह, उनमें चेंज होता है। लेकिन जो जून में पढ़ेंगे उनके ईयर एक साल आगे की लगेगी टैक्स। जो दिसंबर में एग्जाम दे रहे हैं उनकी लगेगी टैक्स सेम। अभी आप दोनों को साथ में पढ़नी पड़ती है, क्योंकि हमारे पास भी कोई चॉइस नहीं है। आप लोगों को वो चेंजेस कब बताएंगे? जाके हम अप्रैल मई में जाके चेंज बताएंगे कि भाई आप लोग इसमें ये चेंज कर लेना। अपनी खुद के दिमाग को क्या करना पड़ता है? अपडेट करना पड़ता है उस टाइम। कई जने तो उम्मीद ही छोड़ दी है ना, पढ़ेंगे नहीं सर हम तो टैक्स को। ऐसे मत करना आप लोग। 99.99 यही रहेगी। चेंज कितना होगा? 0.1% ही होगा, वरना तो टीचर भी दूसरा लाना पड़ेगा। फिर मेरे को तो पुरानी टैक्स ही आती, वो बताओ। आगे देखो, आप पढ़ाई कहां तक कर लिए? 91 देखिए, द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अवेलेबल फॉर द सम पेड टू ए कंपनी। आपने कोई कंपनी को पैसा चुकाया, इंडियन कंपनी को, जिसका मकसद है साइंटिफिक रिसर्च करना, उसको साइंटिफिक रिसर्च के लिए दिया है, या किसी को सोशल साइंस या स्टैटिस्टिकल रिसर्च के लिए दिया है, तो कितनी छूट मिलेगी? 100%। फिर अगला, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 35(1) क्लॉज फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर की छूट कितनी मिलती है? साइंटिफिक रिसर्च के लिए खुद कैपिटल एक्सपेंडिचर करें, वही 100%। An assessee made a capital expenditure on purchase of land 150 lakhs during the previous year on scientific research relating to business. Amount of deduction कितनी होगी? नील। ये लैंड है, लैंड पे छूट देने लग गए आप, नील। अगली अब की बार अब ऐसे ही सवाल बनाएगा अगला, उसको पता है 100% तो सब रट के आएंगे। क्या बनाएगा वो? लैंड का बनाएगा। तो लैंड पे आप छूट दोगे, कई ने 100%, आप तो रट के जाते हो। XYZ हैज पेड, अगला देखिए 94, XYZ ने 5 लाख रुपया चुकाया नेशनल लेवल लेबोरेटरी को साइंटिफिक रिसर्च के लिए, जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। बताओ डिडक्शन कितनी मिलेगी? सेक्शन नंबर कार्ड इसमें यूज ही नहीं आ रहा अंदर का, 5 लाख। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 35(2)(ab), ये होती है उसकी बायोटेक्नोलॉजी की सेक्शन 2(ab). आपने एक्सपेंडिचर किया है मैन्युफैक्चर या प्रोडक्शन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर के लिए आपने कोई खर्चा किया, छूट कितनी मिलेगी? 100% कर लो इसमें भी अमाउंट। इसमें 35, अगला 96, रोजी लिमिटेड, सुनना ध्यान से। रोजी लिमिटेड इंगेज इन मैन्युफैक्चर ऑफ बायोमेडिसिन। आप जहां पे भी बायो शब्द मिल जाए ना, बायोमेडिसिन, बायो जैसे अपने गैस होती है, या बायो वेस्टेज, कुछ भी बायो शब्द लग जाए तो वो लास्ट वाला बना देना बायोटेक्नोलॉजी में। तो बायोटेक्नोलॉजी में एक चीज अलग है, लैंड और बिल्डिंग दोनों की नहीं मिलती उसमें। तो उसके लिए खर्चा किया है, कोई इक्विपमेंट खरीदा है साइंटिफिक रिसर्च के लिए। रोजी लिमिटेड इंगेज इन बिजनेस, वापस पढ़ो, बायोटेक्नोलॉजी में लगी हुई थी, उसने एक इक्विपमेंट को कन्वर्ट कर दिया, वाज यूज्ड फॉर रिसर्च, जो पहले रिसर्च के काम आता था अब उसको क्या काम में लेने लग गया? रेगुलर बिजनेस के कन्वर्जन का आ गया, बिजनेस के काम में लेने लग गया, जो रिसर्च के काम आती थी उस चीज को। योगेश स्पीकर बंद कर। फिर देखो आगे, आप इसमें ये पढ़ रहे हो कि इसके लिए फिक्स असेट रिसर्च के काम आती थी, और फिर उसको क्या काम में लेने लग गया? रिसर्च के काम में आने वाली एसेट्स को बाद में बिजनेस के काम में लेना शुरू कर दिया, रेगुलर बिजनेस के।
ओरिजिनल कॉस्ट उस प्लांट की 15 लाख थी, कंपनी ने उसके 200% डिडक्शन पहले क्लेम की थी, मतलब कोई जमाने में 200% भी मिलती थी, आजकल तो सब में 100 हो गया। तो पहले 15 लाख की खरीदी थी मशीन और कितनी छूट ले ली थी, डबल 200%, 30 लाख की। द प्लांट यूज्ड, अब प्लांट यूज किया गया साइंटिफिक रिसर्च के लिए, वुड बी इंक्लूडेड, अब उसको इंक्लूड करना है ब्लॉक में, ब्लॉक ऑफ असेट्स में, क्योंकि अब हम क्या करने लगे, उसको रेगुलर बिजनेस के काम में लेने लग गए। तो अब ये कहा ब्लॉक में शामिल करेंगे, तो क्या वैल्यू पे शामिल करोगे उसको, आप इस साल यूज करना शुरू करोगे तो एड परचेज, परचेज में वैल्यू नील बताई थी ना आपको, सेल करोगे तब तो जितने में बेचा है और खरीदोगे तब उसकी वैल्यू नील। तो इसने कहा है कि आपने पहले तो बिजनेस में रिसर्च के काम में लिया, अब बिजनेस के काम में ले रहे हो, तो उसकी वैल्यू क्या लोगे, तो हम क्या कर देंगे, नील, नील वैल्यू पे ले लेंगे एक। अगला, अस्सी कंपनी इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, वो बायोटेक्नोलॉजी का कोई काम करती है और उसने 10 लाख का एक्सपेंडिचर किया साइंटिफिक रिसर्च पे, जिसमें 2 लाख का लैंड पे खर्चा भी शामिल है, कितने की डिडक्शन मिलेगी, 8 लाख की। 98 द अमाउंट ऑफ डिडक्शन, डिडक्शन बताइए एक्सपेंडिचर की, अदर देन कॉस्ट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग ऑन साइंटिफिक रिसर्च, इन हाउस रिसर्च डेवलपमेंट फैसिलिटी बाय ए कंपनी engaged in the business of biotechnology और मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन, इन सब के अंदर अगर लगी हुई है कोई कंपनी बायोटेक्नोलॉजी या मैन्युफैक्चर या और कोई अपनी ऐसी चीज बनाती है, तो इनमें छूट कितनी मिलेगी, कितने की मिलेगी, 100% की मिलेगी। बायोटेक्नोलॉजी में भी आजकल 100 ही हो गया, इन हाउस रिसर्च का आपको बताया मैंने। अगला आता है अस्सी कंपनी इंगेज्ड, अस्सी कंपनी जो है वो लगी हुई है, 99 भी बायोटेक्नोलॉजी का, तो इन सवालों में मजा आ रहा है। अस्सी कंपनी इंगेज इन द बिजनेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, कितने का खर्चा कर दिया, 10 लाख का, लैंड का भी है इसमें लेकिन 2 लाख। कंपनी ने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं कर रखे और इसने ऑडिट भी नहीं कराई, तो डिडक्शन कितने की मिलेगी। इनमें एक ध्यान रखना, रिसर्च के लिए छूट पाने के लिए ऑडिट करानी जरूरी है, ये एक बारीक नियम है। यहाँ पे इसने क्या नहीं कर रखा, अकाउंट्स भी नहीं बनाए ना ऑडिट करवाई, तो छूट नहीं मिलेगी। अदरवाइज इसको मिल जाती, 10 लाख में से 2 लाख कम करके 8 लाख की मिल जाती, लेकिन अकाउंट्स नहीं रखता उसको नहीं मिलेगी। अकाउंट्स रखना जरूरी है, ऑडिट कराना जरूरी है, तो नील कर दिया इसने। तो ये 99 तक सवाल थे इसके रिसर्च के, और एग्जाम में पक्का आता भी है एक आधा रिसर्च का सवाल, एक आधा पक्का आता है। 96 एक बार कोई पूछ रहा है, वापस आपको वापस बता देता हूँ। 96 रोजी लिमिटेड जो इसमें आया था, बायोटेक्नोलॉजी का बिजनेस करती है, उसने कन्वर्ट किया, कन्वर्ट का मीन कोई बदला है किसको, कोई इक्विपमेंट जो पहले किसके काम आता था, रिसर्च के, और अब उसको क्या काम में लेना चालू कर दिया, बिजनेस के। ये इसी का तो हो गया, रिसर्च के बाद में उसको क्या काम में लेना चालू कर दिया, बिजनेस के। उस पे प्लांट की कॉस्ट थी 15 लाख, खरीदा हुआ था अप्रैल 19 का, और अब उस पे 200% डिडक्शन भी पहले की मिली हुई है, खरीदा था तब। अब उसको प्लांट को रिसर्च में यूज करने के बाद, द प्लांट यूज फॉर साइंटिफिक रिसर्च वुड बी इंक्लूडेड इन द ब्लॉक ऑफ असेट्स नाउ एट ए वैल्यू। आज उसको कौन सी वैल्यू पे असेट्स में शामिल करोगे, तो कोई भी रिसर्च की चीज को आप शामिल करते हैं, तो मैंने आपको ब्लॉक सिस्टम में बोला था, खरीदते वक्त या खरीदने के बाद आप ब्लॉक में जोड़ोगे, फैक्ट्री में ले आओगे रिसर्च वाले को, तो उसकी वैल्यू क्या मानेंगे, नील मानेंगे, तो नील कर दिया था इसमें। और भी कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, और भी कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो बोलो। पेपर आप लोगों को सबको रखने, मैं टेस्ट वगैरह में भी 21 के 20 के दोनों के सवाल डालूंगा। हमारी एक आदत रही है कि हम लास्ट पेपर जो होते हैं ना, उनके सारे सवाल आपको एज इट इज मिल जाएंगे, मतलब ऑलमोस्ट सवाल हम टेस्ट में डाल, और उन पेपर को सॉल्व करना आपकी ड्यूटी है, क्योंकि बाकी सारे सवाल इस पे आ जाते हैं, केवल कौन से नहीं आते, लास्ट पेपर के नहीं आते। पेपर अवेलेबल है ऑफिस के अंदर। एक 94 भी क्वेश्चन नंबर पूछ रहे हैं, 94 किस चीज का, देखो 94 था 5 लाख रुपया नेशनल लेबोरेटरी को दिया और साइंटिफिक रिसर्च के लिए दिया, बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, मत होने तो रिलेटेड, तो पेमेंट किया बाहर की संस्था को देते हैं, तो रिसर्च जरूरी नहीं है जुड़ा हुआ। डिडक्शन कितनी मिल जाएगी, तो 5 लाख की 5 लाख पूरी मिल जाएगी, ये हो जाएगा। इसमें ऑप्शन सी दे रखा है क्या, ये कर लेना आप लोग, ये कर लेना। जून 19 में जब आया था तब सी होता है इसका सही आंसर, उस टाइम 150% थी, अब क्या होगी 100% ही होगी, तो अब आप 100% ही करोगे इसका जवाब। तो ये चीजें पढ़ना, रूल सारे याद करना। टेक्स्ट में सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर लाके दिखाओ।
ब्रेक के बाद में हम लोग कंपनी लो लेते हैं।